सीरियस एस्पिरेंट्स को मेरा नमस्कार। आज इस वीडियो में हम सीजीएल 25 का एक इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि कॉमन सेंस के थ्रू और नॉर्मल लॉजिक के थ्रू हम कितने सवाल सही कर सकते हैं और कोशिश रहेगी कि किस तरीके से हम 45 से 42 ला सकते थे इस पेपर में। पहला क्वेश्चन देखते हैं जो बेसिकली एक इडियम है। इडियम का हमें मीनिंग पूछा गया है यहाँ पे। तो इडियम क्या कह रहा है अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अगर मुझसे पहले पढ़ा है, मेरे बारे में कुछ भी जानते हो, तो मैंने हमेशा ये फोकस किया है कि इडियम्स के जो वर्ड्स हैं उनके अगर मीनिंग पे डायरेक्टली जाओगे तो बहुत जल्दी आंसर तक पहुंच जाते हो। तो कह रहे हैं अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अ स्टिच यानी एक टाका अगर समय पे लगाया तो 9 टाके से बचा देगा, यानी समय में लगाया वो एक टाका आने वाले 9 टाके से बचाएगा आपको। इसका मतलब क्या हुआ कि टाइमली एक्शन प्रिवेंट्स मोर वर्क। अगर आपने समय रहते सही एक्शन ले लिया तो आप और काम से बच जाओगे। तो वेरी इजीली हम इसको लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, हमें एक्टिव फॉर्म निकालना है। एक्टिव फॉर्म, पैसिव की ट्रेडमार्क लुक क्या है, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर मेन वर्ब अगर इस तरह लिखा हुआ है आपका तो आपका पैसिव होता है। तो हमें एक्टिव में जाना है। ठीक है, द मैसिव एक्सटीरियर वॉल ऑफ द ओल्ड मैंशन was being painted by the skilled laborers when it suddenly started raining heavily। तो हमारा मेन वर्ब कहाँ पे है, क्या है, ढूंढो। कैसे ढूंढोगे, द मैसिव एक्सटीरियर वॉल ऑफ द ओल्ड मैंशन was being painted। डन है, इतना क्लियर है। उसके बाद when it suddenly started raining, it started raining, तो ये हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म तो उस तरह से है नहीं, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यही है यहाँ पे, केवल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी इसी को हमें एक्टिव में कन्वर्ट करना है। डन है, ये भी क्लियर है। जब हम एक्टिव से पैसिव में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हमारा मेन वर्ब है, मान लो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब है, तो हम पैसिव में जाएंगे तो हम क्या करते हैं कि मेन वर्ब को ही हम कन्वर्ट करते हैं बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। डन है, और हेल्पिंग वर्ब को हम ज्यो के त्यों लिख देते हैं, हेल्पिंग वर्ब वैसे ही लिखा रहता है। इस हेल्पिंग वर्ब की जो सिंगुलैरिटी या प्लूरलिटी है वो डिपेंड करती है कि हमारा सब्जेक्ट का वो सिंगुलर है कि वो प्लूरल है, उस पर डिपेंड करेगा। जैसे इज है कि आर होगा, वॉज है कि वर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस पर डिपेंड करता है। लेकिन हम इसमें टेंस में छेड़छाड़ नहीं करते, वॉइस में हम टेंस में छेड़छाड़ नहीं करते हैं। मेन वर्ब को हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही उठा के लिख देते हैं। और बी का जो टेंस है यानी बी के फॉर्म जो होते हैं, बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बींग, वो हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, जो फॉर्म यहाँ पे हमें मेन वर्ब में मिलता है। अब देखो यहाँ पे आओ, वॉज हम वैसे ही लिखेंगे, यानी कि हमारे पास एक्टिव में या वॉज होगा या वर होगा डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। बीइंग पेंटेड, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। डन है, तो यानी इसको हमें एक में चेंज करना है, यानी एक मेन वर्ब आएगा केवल। अब यहाँ पे मेन वर्ब हमारा पेंट है यहाँ पे, और पेंट की कौन सी आईएनजी फॉर्म पकड़ेंगे, जो बी की यहाँ फॉर्म है, बीइंग, तो पेंटिंग हो जाएगा। तो हो जाएगा वॉज या वर पेंटिंग। अब सब्जेक्ट क्या है हमारा, स्किल्ड लेबरर्स, 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 यानी वॉज नहीं वर होगा। तो हमें अपना क्या मिल गया, हमें वर्ब फ्रेज मिल गया कि वर पेंटिंग हमारा आएगा यहाँ पे। अब वर पेंटिंग ढूंढो, यहाँ पे क्या है, हैड बीन पेंटिंग, आर पेंटिंग, वर पेंटिंग, लेबरर्स पेंटेड। तो हमें इतना क्लियर हो गया कि वर पेंटिंग हमें ढूंढना था, हमें डायरेक्टली मिलता है अपने थर्ड सेंटेंस में, उसको हम आसानी से मार्क कर देंगे और पूरे के पूरे मार्क्स यहाँ से उठा लेंगे। तो एक्टिव पैसिव में ऐसा कोई बहुत मेजर चीज करने को नहीं है। एक्टिव से पैसिव जाना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि हमें 2 से 3 करना है तो हम आसानी से कर लेते हैं। जब 3 से जब 2 पे आना होता है वर्ड्स में, यानी कि वर्ब फ्रेज जो होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है। कितने होते हैं, 0 हेल्पिंग वर्ब, 1 मेन वर्ब, 1 हेल्पिंग वर्ब तो 1 मेन वर्ब, 2 हेल्पिंग वर्ब, 3 हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब हमेशा एक ही होता है। तो वर्ब फ्रेज में मैक्सिमम 4 होते हैं, मैक्सिमम, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, आप मैक्सिमम 4 पे ही जाके रुक जाओगे वर्ब फ्रेज में। 0 हेल्पिंग वर्ब, 1 हेल्पिंग वर्ब, 2 या 3 होता है। और जब हम पैसिव से एक्टिव में आएंगे तो वही 1 माइनस हो गया, 3 मिलता है। यहाँ 3 था तो यहाँ 2 मिल गया। ठीक है, और यहाँ जितना होगा एक्टिव में उससे 1 बढ़ा के उधर हो जाता है पैसिव में आपका। तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से सॉल्व कर लिया इसको। यहाँ क्या,
वो एग्जैक्ट मीनिंग हमें ऑप्शन में नहीं चाहिए, उसका दूसरा मीनिंग वाला वर्ड चाहिए। यहाँ कह रहे हैं प्लीज मेक श्योर टू राइट योर फुल होम एड्रेस, यानी अपना पता, अपना पूरा पता इंक्लूडिंग द अपार्टमेंट नंबर एंड जिप कोड ऑन द टॉप ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। तो हमें कौन सा वर्ड ढूंढना है अब 1 2 3 4 में से जहां पे एड्रेस का मतलब पता ना लिखा हो। हम सेंटेंस पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। Millions of people tuned in to watch the president's televised address. लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने प्रेसिडेंट का टेलीवाइज यानी जो टेलीविजन पे आया एड्रेस देखा। एड्रेस मतलब यहाँ पे क्या हो गया, स्पीच रिगार्डिंग द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। वैसे तो एग्जाम में दिखेगा ये, आप टाइम बचाने के लिए इसको मार्क करोगे क्योंकि यहाँ पे एड्रेस पता था, यहाँ पे एड्रेस स्पीच थी। अब आगे का सेंटेंस में आप चाहो तो एक जल्दी जल्दी रीड कर लो कि यहाँ पे एड्रेस क्या कह रहा है कि पोस्ट ऑफिस नोटिफाई करना था, परमानेंट एड्रेस, यहाँ पता की बात हो रही है। डिलीवरी ड्राइवर कॉल्ड मी बिकॉज ही वाज हैविंग ट्रबल फाइंडिंग माय एड्रेस। तो डिलीवरी ड्राइवर क्या कर रहा है, एड्रेस ढूंढ रहा है आपका, तो ये पता की बात हो गई। और सेलिब्रिटी रिक्वेस्टेड दैट अ रेजिडेंशियल एड्रेस, उसे घर का पता, बस घर से पता आ गया, यहीं पे रुक जाओ और पढ़ने में टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं। ठीक है, आपको वैसे क्लियर कट आंसर तो मिल गया था, आप आगे बढ़ सकते थे, बट आपने देखा कि एक बार चलो सरसरी निगाह से देख लेते हैं, जैसे कि हम डबल श्योर हो जाए, हमें इस क्वेश्चन में वापस आना ही ना पड़े। फोर्थ देखते हैं, हमें डायरेक्ट फॉर्म निकालना है इस इनडायरेक्ट सेंटेंस से। वॉइस में क्या होता है, टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है, वही नरेशन में यानी एक्टिव पैसिव वॉइस में टेंस में बदलाव होता है, टेंस बदल जाता है। ठीक है, अब देखो, ही इंक्वायर्ड वेदर द बॉयज नेम वॉज अहमद, उसने इंक्वायर किया, उसने पूछा कि क्या लड़के का नाम अहमद था। ठीक है, तो ये वॉज है, क्या है, टेंस है हमारा, ये है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। इतना क्लियर हो गया हमारे पास। फिर ही इंक्वायर्ड है, ही आस्क्ड, ही आस्क्ड, ही आस्क्ड, ही आस्क्ड, डन, सब में सेम है। चारों क्वेश्चन है यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इतना क्लियर है। अब इसमें करना क्या होता है, टेंस को तुम कैसे एडजस्ट करोगे, तो ये चार्ट मैंने अपने नरेशन की वीडियो में बता के रखा हुआ है। इस चार्ट में देखा हमने, इनडायरेक्ट में अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो डायरेक्ट में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। ठीक है, हम पीछे आएंगे। अब पास्ट इंडेफिनिट में वॉज है तो प्रेजेंट में या इज एम आर हो जाएगा, है ना, इसी में से कुछ होगा, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। अब जाते हैं हम ऑप्शंस के पास, वेदर द बॉयज नेम वॉज अहमद, तो हम वॉज पे ही देख के इग्नोर कर देंगे, फिर वॉज द बॉयज नेम अहमद, फिर इग्नोर कर देंगे। द बॉयज नेम इज अहमद, इज द बॉयज नेम अहमद। अब दो ऑप्शन है आपके पास, एक ये एक ये। ग्रामर अच्छे से पढ़ी है, क्लैरिटी है, तो यहां पे ये समझ में आ जाएगा कि जब भी हम क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन जब भी होता है तो क्या यूज होता है, इन्वर्जन। इन्वर्जन, तो उसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, जैसे नॉर्मली क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब एग्जिस्ट करता है तो, बट अगर सेंटेंस क्वेश्चन है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा। अगर मैंने पूछा, अगर मैंने किसी को बताया यू हैव ईटेन, तुमने खा लिया, यू हैव ईटेन, कुछ भी आगे जो भी होगा। बट अगर मैं पूछना चाहूंगा किसी से तो होगा हैव यू ईटेन, कुछ भी उसके आगे लिख दो। तो यहाँ पे यू सब्जेक्ट था, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब। यहाँ पे हैव क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, फिर ये आपका मेन वर्ब है। तो इन्वर्जन ऐसे ही काम करता है। अब क्वेश्चन सेंटेंस जब भी होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, तो वहां पे इन्वर्जन आ जाता है। तो बॉयज नेम इज अहमद की जगह इज द बॉयज नेम अहमद हो जाएगा आपका, तो आप इसको आराम से मार्क कर दोगे। ठीक है, देखो एक तो ग्रामर हो गया, अगर आप नॉर्मली रीड करते हो ना, अगर आपकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी है, इफ यू आर अ रीडर, तो आप यह चीज़ें और आसानी से कर ले जाओगे। जैसे आई टेल यू वन थिंग वेरी वेरी क्लियरली, आई टेल यू वन थिंग दैट अपनी जो फ्लो होता है किस चीज़ का, पढ़ाई करने का, वो कैसा होता है,
3 पार्ट है आपके पास, ग्रामर, आपके पास है वोकैब और आपके पास है कॉम्प्रिहेंशन। 3 चीजें हैं। अब हम पढ़ते सबसे पहले ग्रामर है, हमें लगता है ग्रामर सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ इंपॉर्टेंट है, बट तब इंपॉर्टेंट है जब आप वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन आता है, आपको भाषा समझ में आती है, आप जो लिखा है वर्ड उसका मतलब समझ पाते हो, अब उसको सही से लिखने का तरीका को ग्रामर कहते हैं। तो अगर आप रीड करते हो, इफ़ यू आर अ रीडर, अगर आप रीड करते हो रेगुलर बेसिस पे और आप रीड करते करते वोकैब भी इंप्रूव कर ले रहे हो अपनी, यानी कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब पे अगर आप पहले काम कर लेते हो, तो नेचुरल वे में इंस्टिंक्ट लेवल पे आपका ग्रामर अपने आप इंप्रूव हो जाता है। तो ये जो बातें हैं कि इंटरोगेटिव में इन्वर्जन होता है, वो आप देख के ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि नहीं ये तो गड़बड़ है, मैंने जो स्ट्रक्चर सही जगह पढ़ा हुआ है हर जगह वो ऐसा एग्जिस्ट करता है, तो वो नेचुरली आपको क्लिक करने लग जाता है। तो आपको डेवलप तो अल्टीमेटली वही करना है एग्जाम में जल्दी आंसर देने के लिए। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। नेक्स्ट क्या कह रहा है देखो, यहाँ ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है हमें। ओके, द होल फैमिली वुड बर्स्ट इनटू पील्स फॉर लाफ्टर। अब कह तो रहा है कि ग्रामेटिकल एरर है, बट यहाँ पे एक्चुअली एरर जो है क्या है, ये इडियम है, सॉर्ट ऑफ इडियम या फ्रेज कह लो। तो पील्स फॉर लाफ्टर नहीं, पील्स ऑफ लाफ्टर होता है। ठीक है, ये तो बहुत रटने वाली चीज है, पील्स ऑफ लाफ्टर। तो पील्स ऑफ लाफ्टर क्या होते हैं, बेसिकली सीरीज ऑफ लाउड क्लियर ऑफ एन एकोइंग साउंड्स ऑफ लाफ्टर। जब आप बहुत जोर जोर से हंसते हो कि एको तक आ रही है, उसको पील्स ऑफ लाफ्टर कहते हैं। नॉर्मली पील क्या होता है कि लाउड रिंगिंग ऑफ बेल्स हो गई या थंडर हो गया या लाफ्टर हो गया, तो उसको पील कहते हैं। तो पील किस चीज की पील, ऑफ लाफ्टर। तो अल्टीमेटली हमारा एरर क्या था यहाँ, प्रपोजिशन का था, बट यूजुअली अगर आपको पील का मतलब नहीं पता है तो शायद आप इसको नहीं पकड़ पाओगे। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा वोकैब का रोल और कॉम्प्रिहेंशन का रोल आ जाता है नेचुरली इसको पकड़ ले जाने में। ठीक है, तो अपना ऑप्शन यहाँ पे सी गड़बड़ी है, तो यानी 4th ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, जंबल सेंटेंस है, हमें सही ऑप्शन के पास जाना है। तो मेरा तरीका पैरा जंबल को सॉल्व करने का बहुत सिंपल है, मैं पहले ऑप्शंस के पास जाता हूँ और देखता हूँ कि वो मुझे क्या क्या हिंट दे सकते हैं। पहली मुझे जो हिंट मिलती है कि या तो ओपनिंग सेंटेंस बी होगा या ए होगा या डी होगा, है ना, या ए होगा या बी होगा या डी होगा। एक मुझे हिंट यहाँ से ये मिल जाती है। और अगर मैं ध्यान से हिंट देखूं तो मुझे क्या क्या दिख सकता है, बी डी ए सी, बी ए सी डी, ए बी सी डी, डी ए बी सी। ठीक है, ऐसे कोई बहुत मेजर हिंट उसके अलावा मुझे दिख नहीं रही है। एक चाहो तो देख सकते हो कि सी या डी से आखिरी में एंड हो सकता है। तो ठीक है, हम पहले बी के पास जाते हैं। बी क्या कह रहा है, अक्रॉस मेनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज देयर एग्जिस्ट अ विजिबल कॉन्फ्लिक्ट इन हाउ द ओल्ड एंड द न्यू को एग्जिस्ट। कि अगर आप मल्टीपल आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाओगे तो वहां पे एक विजिबल कॉन्फ्लिक्ट है, एक टकरार है कि कैसे ओल्ड और न्यू को एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ए क्या कह रहा है, हियर द पिक्चर परफेक्ट फ्रेंच क्वार्टर एंड हेरिटेज लेडन। अब देखो हियर जो है ना, हियर किसी चीज के लिए यूज हो रहा होगा, हियर मतलब यहाँ, अब यहाँ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं है तो मैं इससे सेंटेंस को स्टार्ट नहीं करूंगा। डी क्या कह रहा है, हाउ एवर पुडुचेरी स्टैंड एज अ स्ट्राइकिंग एक्सेप्शन। अब हाउ एवर क्या है, हाउएवर तब आप बोलते हो जब आप कोई बात कह रहे हो उसके बाद उसकी कॉन्ट्रास्ट में कोई बात आप स्पेसिफाई या मेंशन करना चाहते हो। अब आपने यहाँ पे लिख दिया हाउएवर, तो शुरुआत में हाउएवर नहीं होगा। जो हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट होता है वो जनरल होता है, कोई बात बताने की कोशिश कर रहा होता है। तो मैंने जब ये एलिमिनेट कर दिया 3 और 4, तो मेरे को ये क्लियर हो गया कि हमारा बी ओपनिंग स्टेटमेंट है। बी ओपनिंग स्टेटमेंट के बाद ये दिखाई दे रहा है कि ए सी और ए सी हमारा साथ में आएगा, यानी ए सी जो है हमारी एक यूनिट हो गई। ठीक है, ए और सी एक यूनिट हो गई। अब देखना है कि ए सी के पहले डी आएगा या ए सी के बाद डी आएगा, ये आप रीड करके तुरंत समझ सकते हो। हमने देखा कि बहुत सारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में कॉन्फ्लिक्ट होता है कि ओल्ड और न्यू कैसे कोएग्जिस्ट करेंगे। डी के पास गए, हाउएवर पुडुचेरी स्टैंड्स एज अ स्ट्राइकिंग एक्सेप्शन। कह रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट होता है लेकिन पुडुचेरी जो है वो एक एक्सेप्शन है जहां पे दीज वेरी कॉन्ट्रास्ट कौन से कॉन्ट्रास्ट, ओल्ड और न्यू के,
आर सेलिब्रेटेड रादर देन एंड्योर्ड, कि यहाँ पे इन कॉन्ट्रास्ट को सेलिब्रेट किया जाता है रादर देन एंड्योर्ड, उनको झेलने के बजाय उसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो बी के बाद डी हमें लॉजिकली कनेक्ट करते हुए आ रहा है, बट फिर भी हम एक बार ए और सी को पढ़ते हैं, देखते हैं कहीं बी के बाद ए तो नहीं आना है। हियर द पिक्चर परफेक्ट फ्रेंच क्वार्टर एंड हेरिटेज लेडन तमिल स्ट्रीट्स ब्लेंड इनटू वन अनदर। अगर मैं बी के बाद तुरंत ए लेके आऊं तो मुझे ये समझ में आता है कि अभी भी हियर के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है, इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। कहां पे जो पिक्चर परफेक्ट फ्रेंच क्वार्टर हैं और हेरिटेज लेडन तमिल स्ट्रीट्स हैं, एक दूसरे में जो ब्लेंड हो रही हैं, वो हियर कहां पे है? अगर आप डी पढ़ चुके हो तो समझ में आ रहा है पुडुचेरी में है, यानी डी के बाद ही आपको ए पढ़ने को मिलेगा, तो इसलिए आपका ये ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, तो बी डी ए सी। अगर आप कंफर्म करना चाहो तो बी पढ़ लो, डी पढ़ लो, ए पढ़ लो, फिर सी पढ़ लो। मजेदार बात यह है कि मैंने सी सेंटेंस अभी तक एक बार भी पढ़ा ही नहीं, मैंने केवल बी, ए और डी पढ़ा, जो कि मैंने देखा कि हमारे ओपनिंग स्टेटमेंट थे, और ऑप्शन से मुझे हिंट क्या मिला कि ए और सी तो साथ में आना है। जब ए और सी साथ में आना है और डी की पोजीशन में मुझे डिसाइड करना था, एक तरीका ये देखा मैंने डी को चेक करने का कि बी से रिलेट कर रहा है कि नहीं। अगर ऐसा होता कि डी से रिलेट नहीं कर रहा होता, तब मैं चेक कर रहा होता कि सी और डी किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात? इस तरह से आप ऑप्शंस के थ्रू सही आंसर तक पहुंच सकते हो। तो अपना ये वाला क्वेश्चन का फंडा भी क्लियर है, कैसे सॉल्व करना चाहिए। चलो अब क्या है, फिर डायरेक्ट फॉर्म बताना। डायरेक्ट यानी नरेशन, यानी टेंस में हेर बदल फेर बदल होगी, हाँ टेंस में चेंज होएगा। आई आस्क्ड मैरी इफ शी वुड लेंड मी अ पेंसिल। मैंने मैरी से पूछा क्या वो मुझे पेंसिल उधार में दे देगी। ठीक है, आई आस्क्ड लिखा यानी सवाल पूछा है, सारे इंटरोगेटिव सेंटेंस है। वेरी नाइस। आई आस्क्ड में क्या है, आई सेड टू मैरी, आई सेड, आई आस्क्ड टू मैरी, आई सेड। अब आई आस्क्ड मैरी होता है, आई आस्क्ड टू मैरी, वैसे तो मैं यहीं पे इसको हटा सकता हूँ इस सेंटेंस को। ठीक है, बाकी मैं देख लेता हूँ क्या लिखा हुआ है। शी वुड लैंड, ठीक है, यानी कि हमने क्या देखा, वुड लैंड। अब इसको क्या करना है, हमें एक टेंस को फेर बदल करनी है। सेंटेंस देखते हैं, आई सेड टू मेरी कैन यू लेंट मी अ पेंसिल। ठीक है, ये गड़बड़ है। फिर क्या कह रहा है, विल शी लेंड मी अ पेंसिल। आई आस्क्ड मैरी विल शी लेंड मी। अच्छा, जब आप डायरेक्ट बात कर रहे हो यानी पर्सन 1 है, पर्सन 2 है, ये आई था, यहाँ ये 1 है, ये 2 है, ये आई है, ये मैरी है। अब इसने सीधा इससे पूछा तो इसने तुमको बोल दिया कि तुम मुझे पेंसिल दोगी क्या, यानी सेकंड पर्सन में बात किया। लेकिन जब मैंने इसको इनडायरेक्ट में बताया तो मैंने सेकंड को क्या किया, थर्ड पर्सन में कर दिया। ठीक है, क्योंकि अब मैं थर्ड पर्सन को बताना चाह रहा हूं, तो मैंने यहां पे चेंज किया, यहां पे यू को मैंने शी किया, तो इसमें शी होना ठीक नहीं है, तो हमने इसको हटा दिया। फिर आई आस्क्ड टू मैरी, मैंने इसको ऑलरेडी हटा दिया था, तो बचा क्या, आई सेड मैरी विल यू लेंड मी अ पेंसिल। तो बचता ही अपने पास एक ऑप्शन है। तो दूसरा तरीका हमारा नरेशन करने का क्या निकल के आया कि अगर अगर बहुत लंबे सेंटेंस नहीं है तो आप अपने ऑप्शंस के पास जाओगे तो आप देखोगे ग्रामेटिकली केवल एक ही ऑप्शन सही निकल के आएगा, बाकी तीनों सेंटेंस में ग्रामर ही गड़बड़ लिखी होगी। तो आप देखोगे जो सेंटेंस में आपका ग्रामर सही है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर, इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, तो वो ही सेंटेंस आपका सही होगा। यानी कि इन 5 स्टेटमेंट में केवल 2 ही जगह ग्रामर सही मिलेगी, एक क्वेश्चन स्टेटमेंट में और एक ऑप्शन स्टेटमेंट में। गलत ऑप्शन क्रिएट करने के लिए एसएससी क्या करता है, एग्जामिनर क्या करता है कि वो कुछ ग्रामर में गड़बड़ी करने की कोशिश करता है। आप आओगे केवल वर्ब फ्रेज पकड़ के, बट आप और तरीके से भी इसको पकड़ के ठीक कर सकते हो अगर आप अच्छे रीडर हो, आपकी वोकैब ठीक है और आप नॉर्मली काम कर सकते हो। वैसे देखो यहाँ कैन लिखा है ना, तो वुड का कैन तो होगा नहीं, वुड का वैसे भी विल होगा, तो विल भी 2 ही जगह पे था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव्स। इंपीरियल, इम्पेटुअस, इम्पेट्यूनेंट और इम्प्लीकेशन। इंपीरियल, इंपीरियल मतलब राजसी, राजसी। इम्पेचुअस, या काम करता हूँ मैं सारा तुम्हारे सामने रख देता हूँ। देखो इंपीरियल का मतलब होता है कि रिलेटिंग टू एन एम्पायर, है ना, राजसी।
इम्पेटुअस मतलब इम्पल्सिव या फिर रेकलेस, यानी कि जो मनमौजी हो एकदम और ध्यान से काम ना करे, वो क्या, इम्पेचुअस। फिर आया इम्पर्टिनेंट, यहाँ पे लिखना चाह रहे थे इम्पर्टिनेंट, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। इम्पर्टिनेंट का मतलब क्या होता है, या तो इररेलेवेंट होता है कभी कभी, या तो वो रूड होता है, जिस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता हो वैसा लिख लिया जाता है। और इम्प्लीकेशन का मतलब होता है इन्फ्रेंस, कि हम क्या इम्प्लाई कर सकते हैं किसी चीज से, व्हाट डज दिस इम्प्लाई। भाई किसी ने अगर 6 बॉल पे 6 छक्के मार दिए तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है, ये क्या इम्प्लाई करता है, इसे हम क्या इन्फर कर सकते हैं कि वो बैट्समैन अच्छा है, वो 6 बॉल पे 6 छक्के मार सकता है। तो ये इन्फरेंस है। तो वेरी नॉर्मल, अगर आपको वर्ड की मीनिंग पता है या फिर आपने वर्ड पढ़े भी हुए हैं तो भी आप इससे काम कर सकते हो। अगर आपने इम्पेटिनेंट पढ़ा ही होता तो अब इमीडिएटली शायद पता चल जाता आपको कि ये कुछ सुना सुनाया नहीं लग रहा है, तो उतना फोकस करनी नहीं पड़ती आपको स्पेलिंग्स पे। नेक्स्ट, अब कह रहा है कि हमारे पास सेंटेंस है, उसको 4 पार्ट में तोड़ दिया गया है, यानी कि ये क्या है, एक ही सेंटेंस है। अब इसके पास आते हैं AACB, यानी हमारा क्या शुरू होगा, या ए से शुरू होगा या बी से या सी से। ये नॉर्मल पैरा जंबल से आसान होता है, इतना तो पता ही है। ए के पास जाते हैं, हैज बीन एट्रीब्यूटेड बाय मेनी क्लाइमेट साइंटिस्ट। हैज बीन एट्रीब्यूटेड क्या है, ये वर्ब फ्रेज है ना, वर्ब फ्रेज है, या हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। अब आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब किसके बाद आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा। सब्जेक्ट मिला क्या, सब्जेक्ट मिला नहीं, तो सेंटेंस इस तरह से शुरू नहीं हो पाएगा। फिर हम इसको इग्नोर करेंगे अभी, ठीक है। सी के पास आते हैं, टू द स्टेडी राइज इन ग्लोबल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर्स। टू द स्टेडी राइज इन ग्लोबल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर्स। देखो मैंने बताया है सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, और सेंटेंस में इंफॉर्मेशन आप प्रपोजिशन और ऑब्जेक्ट से ऐड करते हो। सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बारे में क्या बात हो रही है वो वर्ब लेके आता है, वर्ब ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब लिंकिंग वर्ब है तो कॉम्प्लीमेंट आएगा, और नॉर्मल इंट्रांजिटिव है तो ना ऑब्जेक्ट आएगा ना कॉम्प्लीमेंट आएगा। उस सेंटेंस में इंफॉर्मेशन हम प्रपोजिशन और उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू करते हैं। ये क्या है, टू द स्टडी राइज इन ग्लोबल एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, ये दोनों क्या है, प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस में इंफॉर्मेशन ऐड करने की काम बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सी को भी अभी इग्नोर कर देंगे। अब हम आते हैं बी के पास। बी क्या कह रहा है, द अनप्रेसिडेंटेड फ्रीक्वेंसी, किस चीज की, ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। अनप्रेसिडेंटेड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, यानी कि जो एकदम अनप्रेसिडेंटेड, कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की गई थी वैसी फ्रीक्वेंसी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की। अब बी के बाद क्या आ रहा है, डी, ऑब्जर्व अक्रॉस वेरियस कॉन्टिनेंट्स ओवर द लास्ट डिकेड, जिसको ऑब्जर्व किया गया वेरियस कॉन्टिनेंट्स में पिछले 10 सालों में। ए हैज बीन एट्रीब्यूटेड बाय मेनी क्लाइमेट साइंटिस्ट टू द स्टेडी राइज इन ग्लोबल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर्स। तो हमारा BDAC परफेक्ट सेंटेंस हमें बनाता हुआ मीनिंगफुल दिखाई दे जाता है, और हम इसको आसानी से मार्क कर देंगे, ठीक है। तो इट्स वेरी इजी इफ यू नो द सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो इसमें कुछ है नहीं, ये टेक्निकली एक लंबा सा सेंटेंस है। अगर आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर होता कैसे है, सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, यहाँ पे देखो, द अनप्रेसिडेंटेड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसके अंदर भी जाओगे तो जो ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है, ये भी प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। तो द अनप्रेसिडेंटेड फ्रीक्वेंसी क्या है, वो सब्जेक्ट है, उसके बारे में और इंफॉर्मेशन दिया किसने, ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ने, और ये हमारा वर्ब हो गया, हैज बीन एट्रीब्यूटेड, ठीक है। वेरी नाइस। नेक्स्ट, अब ये देखो, फियर ऑफ अगलीनेस। अब हमें बताना है कि फियर ऑफ अगलीनेस का वर्ड कौन सा है। तो देख लो, कैकोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, एक्रोफोबिया, अरैक्नोफोबिया। अब कैकोफोबिया अगर नहीं भी सुना है तो ये बहुत पॉपुलर है। हाइड्रो माने वाटर होता है, ठीक है। हाइड्रोफोबिया तो बीमारी भी होती है, रेबीज के सिम्टम्स होते हैं। एक्रोफोबिया, अब इतना तो पढ़ा है ना, एक्रोबैट। एक्रोबैट क्या करता है, वो हाइट पे जाके काम करता है ना, तो एक्रोबैट्स कहते हैं उनको। तो हाइट से रिलेटेड एक्रोफोबिया। अरैक्नोफोबिया, अरैक्नोफोबिया क्या होता है, अगर वर्ड पावर मेड इजी पढ़ी तो उसमें तो बता के दिया हुआ है कि अरैक्नोफोबिया स्पाइडर के लिए यूज होता है। तो स्पाइडर का जो फियर है, अरैक्नोफोबिया। अरैक्नोफोबिया को तो याद करने वाले हैरी पॉटर से भी याद रख सकते हैं, क्योंकि उसमें रॉन जो था उसको अरैक्नोफोबिया था। अब बचता ही हमारे पास है कैकोफोबिया। कैको का एक वर्ड आपको और याद होगा, कैकोफोनी।
अगर याद है तो मीनिंग आप कमेंट्स में लिख के बताना, ठीक है। मैंने ही लिख दिया है यहाँ पे आपके लिए चारों मीनिंग्स, आप चाहो तो इसको एक बार पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स है, ये भी हमारा वोकैब का ही क्वेश्चन है। द टाइनी डियर स्टूड लुकिंग एट देम विद डैश आई। द टाइनी डियर, छोटा सा डियर तो था, इट स्टूड, वो रुका रहा, घूरता रहा, लुकिंग एट देम विथ डैश आइज। तो इसमें से जो भी सूट करेगा फिल कर देना है। विद स्टेशनरी आइज, विथ लूमिनस आइज, विथ ट्रांसपेरेंट आइज, विथ एरिड आइज। एरिड तो माने सूखा होता है, तो ड्राई है, डल है। एरिड आइज तो ऐसा नहीं होता है, एरिड आइज तो एकदम रैंडम ही हो गया आप ऑप्शन। ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, ऐसा भी नहीं है। लूमिनस, चमकती हुई आंखें, बिल्कुल सही बात है। स्टेशनरी आइज, आइज स्टेशनरी होती ही नहीं है, ठीक है। आइज स्टेशनरी होती ही नहीं है, तो उनके लिए ये एडजेक्टिव गलत है। तो अपने को दो मीनिंग यहाँ पे जानने वाली है, लुमिनस यानी शाइनिंग और ग्लोइंग, एरिड जो होता है डल और ड्राई। डन नॉर्मली, ओके। रेडियम डैश रेज दैट कैन डैमेज द आई। तो अपना नॉर्मल ये फ्रेजेस हैं। अब इसको पढ़ो, गिव ऑफ, गिव अवे, गिव ओवर, गिव अप। ये फिर टिपिकल नॉर्मल वोकैब का क्वेश्चन है। इन सब का मीनिंग्स आपके सामने ये है। अब गिव ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी चीज को एमिट करना या रिलीज करना, तो गिव ऑफ करना होता है। किसी चीज को गिव अवे मतलब डोनेट करना, रिवील कर देना होता है। जो यूट्यूबर्स होते हैं वो गिव अवे करते हैं ना, तो वो डोनेट करते हैं, टेक्निकली कोई ऑफरिंग देते हैं, तो गिव अवे हो जाता है। फिर गिव ओवर, तो गिव समथिंग ओवर, है ना, तो हो जाता है कि टेकन ओवर बाय इमोशन, या किसी चीज को हैंड ओवर कर देने को भी गिव ओवर करना कहते हैं। और गिव अप करना तो होता है एडमिट डिफीट। तो अपने आप लिए क्या हो गया, यहाँ पे रिलीज और एमिट करने का यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं कि रेडियम जो है एमिट करता है रेज, जो हमारी आईज को डैमेज कर सकती है। तो हमने यहाँ पे ऑप्शन 1 चूज कर दिया। अच्छा, यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है चारों ऑल्टरनेटिव्स में। तो ये तो बहुत ही आसान हो जाता है, अगर आप वर्ड पहचान जा रहे हो कौन सा। तो वर्ड हमारे यहाँ पे कौन सा है, ग्रोटेस्क, यानी कि जो बहुत ही भद्दा हो उसको ग्रोटेस्क कहते हैं। तो ग्रोटेस्क हम वर्ड जानते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन में ग्रोटेस्क तो केवल 2 ही जगह लिखा दिख रहा है। और ये भी पता है कि ये ग्रोटेस्क इस तरह से नहीं लिखा जाता है, लिखा इस तरह से जाता है। तो हमने इसको मार्क कर दिया और हम आगे बढ़ जाएंगे। करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म निकालना है हमें। फिर नरेशन, नरेशन में क्या करना है, हमें जाना है सीधा ऑप्शन के पास। कॉल द फर्स्ट विटनेस, सेट द जज। तो जज आस्क्ड, जज ऑर्डर, जज सेड, जज ऑर्डर्ड। तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि भाई जज कह रहे हैं तो कुछ ऑर्डर ही दिया होगा। द जज आस्क्ड इफ दे वुड कॉल द फर्स्ट विटनेस। ठीक है, अजीब सा लग रहा है, देखते हैं आगे। द जज ऑर्डर्ड देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। जज ने ऑर्डर किया उन्हें टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। ग्रामेटिकल सेंस बना रहा है, यहां कह रहा है कॉल द फर्स्ट विटनेस, तो किसी को कह रहा है, किसी को कह रहा है, इम्पेरेटिव है, तो वहां पे देम उसके लिए यूज कर सकते हैं। द जज सेड दैट द फर्स्ट विटनेस शुड बी कॉल्ड। अभी शुड बी कॉल्ड बड़ा अजीब सा आ गया, शुड बी कॉल्ड, यहाँ पूरा फंडा ही चेंज हो गया। यहाँ तो कॉल है ना, नॉर्मली कॉल कह रहा था। द जज ऑर्डर्ड दैट कॉल्ड द फर्स्ट विटनेस, तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो गया। द जज ऑर्डर्ड दैट कॉल्ड, क्या हो रहा है यहाँ पे, बड़ा गड़बड़ सड़बड़ चीजें चल रही हैं। तो हमारा तीसरा गड़बड़ हो गया, चौथा गड़बड़ हो गया। द जज आस्क्ड, अब जज ने पूछा, रिक्वेस्ट किया, इफ दे वुड कॉल द फर्स्ट विटनेस, तो ऐसा तो हो नहीं रहा है, तो ये यहाँ पे ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो गया। तो एलिमिनेट करते करते हम केवल एक ही ऑप्शन के पास बचता है, वो है द जज ऑर्डर्ड देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, नॉर्मल तरीके से। फिर यहाँ पे इनडायरेक्ट निकालना है। ये क्या कह रहा है, डू यू सपोज यू नो बेटर देन योर ओन फादर, जियर्ड हिज एंग्री मदर। जियर करना क्या होता है, जियर करना मतलब मॉक करना होता है, ठीक है, थोड़ा सरकाजम, मॉक, कि यहाँ बड़ा आया है अपने बाप से ज्यादा जानने वाला, तो वो जियर करना हो गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, डू यू सपोज यू नो बेटर देन योर ओन फादर। यू हो गया, अब डू है और सपोज है, डन है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। डू का क्या काम होता है, डू हेल्पिंग वर्ब में काम करता है, और दूसरा क्वेश्चन सेंटेंस बनाने में हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, ठीक है। ये यहाँ पे केवल क्वेश्चन वर्ब बनाने में हेल्पिंग वर्ब काम करता है।
इसको अगर आप नॉर्मली लिखोगे, नॉट एज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो आपको डू की इस सेम बात को कहने में जरूरत नहीं पड़ती है। टू डू एक ये भी काम करता है। तो हम नॉर्मली जाते हैं, सपोज क्या लिखा है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है हमारा, डू यू सपोज। जाते हैं ऑप्शन के पास, हिज एंग्री मदर जियर्ड दैट डिड ही सपोज ही न्यू बेटर देन हिज ओन फादर। डिड हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट, सपोज मेन वर्ब। क्या ये क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या ये स्ट्रक्चर क्वालिफाई करेगा? नहीं करेगा, इन्वर्जन की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो अभी गलती कौन करेगा यहाँ पे? जिसने डू देखा, सपोज देखा, तो डिड और सपोज देख के खट से मार्क कर दिया, तो आपने कर दी हड़बड़ी में गड़बड़ी। तो आपको ये नहीं करना है यहाँ पे, तो ये सेंटेंस गलत है, इन्वर्जन होगा नहीं। फिर सेकंड, हिज एंग्री मदर जियर्ड एंड आस्क्ड, ओके, जियर भी किया, आज भी किया, जियर्ड भी है और क्वेश्चन भी है। वेदर ही हैड सपोज्ड, अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट था, आ क्या गया, हैड सपोज्ड आ गया। अब आप पीछे जाओगे, वो चार्ट देखोगे, अगर स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट में देख लेना, तो ये पास्ट परफेक्ट की हमें यहाँ जरूरत नहीं है। पास्ट परफेक्ट किस केसेस में होता है, किन केसेस में होता है, वो आप जाके चार्ट में देख के रिवाइज करना फिर से एक बार। ही हैज नोन बेटर देन हिज फादर सब सेकेंडरी हो गया, ठीक है, ये भी इग्नोर। हिज एंग्री मदर jeered and asked if you suppose you know better than your own father। फिर से वही बात, यहां क्या है, यहां सेकंड फॉर्म यूज किया है, यहां सेकंड फॉर्म यूज किया है, क्यों? ये फर्स्ट पर्सन जो है वो डायरेक्टली सेकंड पर्सन को एड्रेस कर रहा है, तुमको तुम बोल रहा है। लेकिन जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आते हैं तो हम थर्ड फॉर्म पे आ जाते हैं, थर्ड फॉर्म पे आ जाते हैं तो हमें यू लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या यहाँ पे इसमें हिंट किया गया है कि वो लड़के से बात कर रही है, लड़की से? जियर्ड हिज एंग्री मदर, है ना, यानी लड़के से बात कर रही है, तो यानी यू की जगह हमें ही मिल सकता है यहाँ पे। तो चौथा क्या कह रहा है, हिज एंग्री मदर जियर्ड एंड आस्क्ड वेदर ही सपोज्ड ही न्यू बेटर देन हिज ओन फादर। तो यू नो भी हो गया, नो का न्यू भी हो गया, सपोज का सपोज भी हो गया, डू जो था हमारा क्वेश्चन सेंटेंस का था तो यहाँ गायब हो गया, जरूरत नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो बिना पढ़े भी हम वैसे इसको यहाँ सही कर सकते थे, अगर हम देखते कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। ग्रामेटिकली करेक्ट एक ही सेंटेंस है ही यहाँ पे। तो आपको अगर रूल नहीं भी याद आ रहा है कि टेंस में क्या हेरा फेरी करनी है, तो आप ऐसे सही कर सकते हैं, ठीक है। 16th क्वेश्चन, अच्छा, इडियम या फ्रेज के आगे है डन। टू स्ट्रेन एट अ नैट एंड स्वॉलो अ कैमल। टू स्ट्रेन एट अ नैट की टू स्ट्रेन अ नैट, देख लेना, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो, नेवर माइंड। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि इडियम में हमेशा अच्छी ध्यान रखो, फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि इडियम के जो वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग पे जाओ, एग्जैक्टली कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। टू स्ट्रेन अ नैट, स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेनर मतलब जानते हो, स्ट्रेनर, स्ट्रेनर होती है छन्नी। छन्नी, जब चाय आप बनाते हो तो स्ट्रेन करते हो उसको, तो चाय पत्ती सारी छन जाती है, चाय नीचे आ जाती है, तो इस प्रोसेस को स्ट्रेन करना कहते हैं। टू स्ट्रेन अ नैट, अब नैट क्या है, अब छन्नी क्या करोगे, छन्नी से क्या करते हो, कोई छोटी चीज को आप छानते हो, जिसमें छोटी चीज आगे छन्नी में फंस जाए, तो उसको स्ट्रेन करना कहते हैं। आपने चाय पत्ती छान दी, तो आपके पास चाय पत्ती आपकी छन्नी में आ गई। एंड स्वॉलो अ कैमल, और ऊंट को तुम निगल जाओ। तो अब कर क्या रहे हो कि आप छोटी चीज को छान रहे हो और ऊंट को निगले जा रहे हो। तो सुनने में क्या लग रहा है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम छोटी चीज को छान रहे हो लेकिन तुम निगले तो ऊंट जा रहे हो। कि तुम जो खाना खा रहे हो उसमें तुम छोटी चीज को छान के खाना चाह रहे हो, लेकिन ऊंट तुम पूरा निगलना चाह रहे हो। तो यानी कि जो छोटी चीज पे तुम ज्यादा ध्यान लगा रहे हो, जो बड़ी चीज उसको इग्नोर कर दे रहे हो। अब हम यहां देखते हैं क्या लिखा है, टू बी एक्सट्रीमली फिजिकली वीक, नहीं, टू फस ओवर ट्राइफल्स वाइल इग्नोरिंग बिग इश्यूज, है ना। ट्राइफल्स, ट्रिवियलिटीज, यानी कि छोटी चीजें उस पर तुम भाई एकदम परेशान हो जा रहे हो, और जो बड़े इश्यूज हैं उनको इग्नोर करे जा रहे हो, ऊँट को तुम खाए जा रहे हो। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाता है। टू हैव अ वेरी लार्ज एपेटाइट, तो ये नहीं है, और टू बी मेटिकुलस इन एवरीथिंग, ये भी नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर है, समझ में आया कि कैसे हम इडियम के एग्जैक्ट मीनिंग से वो क्या कहना चाह रहा है उस तक पहुंच सकते हैं। ये क्वेश्चन देखो कि इंप्रूवमेंट हमें करना है कि नहीं। कम क्विकली इफ यू विल कैच द ट्रेन।
अब हम इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहला है हमारा कॉमन सेंस। कॉमन सेंस क्या कहता है कि देखो सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, यानी उसकी मीनिंग क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कम क्विकली इफ यू विल कैच द ट्रेन। तो हमने क्या कहा कि जल्दी आओ, इफ यू विल अगर तुम ट्रेन पकड़ोगे आगे जाके, या फिर कम क्विकली इफ यू वांट टू कैच द ट्रेन, या अगर तुम जल्दी पकड़ना चाहते हो। तो ये समझ में आ रहा है कि हाँ इफ यू वांट टू कैच द ट्रेन सही है। दूसरा तरीका ये है कि मान लो हमें इसमें इंप्रूवमेंट करना ही करना है। हमने कहा कि इंप्रूवमेंट करना है, यानी ये ऑप्शन हमने एक बार को होल्ड पे रख दिया कि एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, विल क्या है हेल्पिंग वर्ब, कैच क्या है मेन वर्ब। चेंज तो हमें यहीं तक करना है, यानी मेन वर्ब को जो फॉर्म है वर्ब का बेस फॉर्म फिक्स है। अब हम ऑप्शन के पास आते हैं। इफ यू विल हैव कैच, तो हैव कैच होगा नहीं, क्यों? क्योंकि अगर हैव कर दोगे यहाँ पे कॉट हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इफ यू वांट टू कैच, टू क्या है, इफ यू वांट टू कैच, टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। तो यानी ये एक समझ में आ रहा है, टू वन तो आउटराइट इग्नोर। इफ यू हैव, फिर से हैव आ गया, तो ये भी इग्नोर। अब आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप लिख दो इफ यू वांट टू कैच द ट्रेन, या फिर लिख दो कम क्विकली इफ यू विल कैच द ट्रेन। तो अब आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि बात क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। वो सिंपली ये है, कम क्विकली इफ यू वांट टू, अगर तुम कैच करना चाहते हो तो जल्दी आ जाओ भाई। बाकी आप कंडीशनल के नियम कानून लगा के भी यहाँ कर सकते हो, मैं उसमें अभी डीप में नहीं जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये नॉर्मल कॉमन सेंस से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास जंबल्ड सेंटेंसेस आ गए हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका अपना वैसे ही पकड़ते हैं, ऑप्शन के पास जाते हैं, देखते हैं वो हमें क्या बता रहे हैं। ए बी सी डी, ये कह रहा है कि हम या तो ए से शुरू कर सकते हैं, या बी से कर सकते हैं, या सी से, या डी से। हमारे पास चारों ऑप्शन खोल दिया है, लेकिन एंड के लिए हमारे पास डी और बी छोड़ा है इसने। क्या छोड़ा? डी और बी। एंड या तो डी से होगा या बी से होगा। ऑप्शन देख के लग रहा है कि ज्यादा चांसेस डी के हैं, बी के कम है, लेकिन वो हमें देख के ही समझ में आएगा, सॉल्व करेंगे। और ऑप्शन से हमें क्या हिंट मिलती है? बी सी बी, यानी या तो बी और सी साथ में आएगा इस तरह से, या सी और बी साथ में आएगा। एक हिंट हमें ये मिल जाती है। और क्या मिलता है? ए के बाद डी, ए के बाद डी, ए के बाद डी, ए के बाद डी, डी के बाद ए। ठीक है, तो इतनी हमें हिंट मिल गई। पहला हिंट ये मिला कि या एक बी और सी का हमें लिंक बनाना है, बी पहले आएगा सी पहले आएगा। However, cloth dyers still preferred indigo as it produced a significantly richer and more vibrant blue than wood ever could. ठीक है, यानी बी से शुरू तो नहीं हो रहा है, क्योंकि however है तो हम इसको तो इग्नोर ही कर दे रहे हैं। क्यों? फिर क्या कह रहा है? सी क्या कह रहा है? Since wood thrived in temperate climates, it was readily available and easily cultivated throughout Europe. यानी बी और सी में डायरेक्ट हम लिंक निकालने में चाहे तो हम ये कह सकते हैं कि सी पहले आएगा, बी बाद में आएगा। ऐसा मैं क्यों कहता हूं कि यहां कह रहा है कि वोड जाम की जो चीज है, वोड नाम की चीज है, वो थ्राइव करती है टेम्परेट क्लाइमेट्स में, और रेडिली अवेलेबल है और इजीली कल्टिवेटेड है। कहाँ? यूरोप में। हाउ एवर, उसके बावजूद कपड़ा डाई करने वाले इंडिगो प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा रंग प्रोड्यूस करता है कंपेयर टू वोड। तो सी के बाद बी आया, इतना समझ में आया? ठीक है, तो सी के बाद भी हम इन दोनों ऑप्शन को भी इग्नोर कर सकते हैं। कर नहीं रहा हूं मैं, लेकिन कर सकते हैं। तो ये बचता है अपने पास। और क्या है? डी पढ़ते हैं। इंडियन इंडिगो वॉज प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव एंड ओनली मीगर क्वांटिटीज एवर रीच्ड यूरोपियन मार्केट। इंडियन इंडिगो वॉज प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव एंड ओनली मीगर क्वांटिटीज एवर रीच्ड यूरोपियन मार्केट्स। ठीक है, जो इंडिगो था इंडिया का, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था और बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में यूरोपियन मार्केट पहुंच पाता था। अब डी से एंड होता मुझे दिखाई अभी नहीं दे रहा है। पहला सेंटेंस अगर मान ले डी को हम, फिर ए पढ़ के देख लेते हैं। डी के बाद ए क्या कह रहा है? Faced with the high cost and scarcity of Indian indigo, European manufacturers were forced to rely on the wood plant for their dyeing needs. बहुत बढ़िया हिंट मिला है कि इंडियन इंडिगो जो था एक्सपेंसिव था, और क्योंकि उसकी कॉस्ट हाई थी और स्कार्सिटी था, स्कार्सिटी की लिखा है मीगर क्वांटिटी केवल यूरोपियन मार्केट में पहुंच पाया। एक्सपेंसिव एंड मीगर क्वांटिटी, बहुत थोड़ी क्वांटिटी।
तो इसको फेस करते हुए हाई कॉस्ट को और स्कार्सिटी को, तो यूरोपियन मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, वो वुड प्लांट पे रिलाई करते थे डाइंग के लिए। यानी डी के बाद ए आता मुझे दिखाई दे गया। अब एक ऑप्शन है डी ए सी बी। अब मैं इसको अगर एक बार में पढ़ूं कि इंडियन इंडिगो एक्सपेंसिव था जिसकी वजह से यूरोपियन मैन्युफैक्चरर वुड प्लांट यूज करते थे, और क्योंकि वुड जो है टेम्परेट क्लाइमेट्स में बहुत अच्छे से अवेलेबल था और पूरे यूरोप में हो सकता था, तो यूज उसी को करते थे। बट फिर भी जो क्लॉथ के डायर्स थे वो इंडिगो को प्रेफर करते थे क्योंकि वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा अच्छा कलर आपको प्रोवाइड करता था। तो डी ए सी बी एक अच्छा ऑप्शन हमारा निकल के आता है और मैं इसी को मार्क करके आगे बढ़ना चाहूंगा। ठीक है, डन। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म। एक्टिव से पैसिव जाना है, यानी कि मेन वर्ब से क्या करना है हमें, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में मेन वर्ब को कन्वर्ट कर देना है। द बर्गलर डिस्ट्रॉयड सेवरल आइटम्स इन द रूम। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और ये इन द रूम प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट है। इवन द कारपेट हैज बीन टॉर्न। इवन द कारपेट हैज बीन टॉर्न, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑलरेडी पैसिव। ठीक है, चलो, यानी हम क्या फोकस करने वाले हैं, हम डिस्ट्रॉयड पे फोकस करते हैं और कर देते हैं इसको वॉज वर्ब डिस्ट्रॉयड। तो वॉज या वर्ड डिस्ट्रॉयड ढूंढते हैं हम लोग, कहाँ लिखा है, हैव बीन टॉर्न, सेवरल आइटम्स डिस्ट्रॉयड, वर डिस्ट्रॉयड, बीइंग डिस्ट्रॉयड। एक ही ऑप्शन है ही अपने पास, इसको आंख बंद करके आप मार्क कर सकते हो, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है आपको। अगर सेम आपके पास दो जगह होते तो और चीज चेक करते, बट जब वर्ब फॉर्म हर जगह आप देख रहे हो कि अलग अलग लिखी हुई है, तो आपको तो एक ही भी फोकस करना है जो सही है। जब गलत है तो कोई काम ही नहीं उसका। 1 2 3 इग्नोर, वेरी इजी। अगेन पैरा जंबल है, सेम सेंटेंस है, 4 पार्ट में, शुरू ए बी सी डी किसी से भी हो सकता है। तो पढ़ के देखते हैं। बाय द इंट्रिकेट टेपेस्ट्री, बाय द इंट्रिकेट टेपेस्ट्री प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ डैश। ठीक है, आगे द फिलोसफर वॉज कैप्टिवेटेड। द फिलोसफर ये सब्जेक्ट हो सकता है, वॉज कैप्टिवेटेड ये हमारा वर्ब हो सकता है। किस चीज से कैप्टिवेटेड था, अब बाई हो सकता है, बाई द इंट्रिकेट टेपेस्ट्री ऑफ मॉरल एंड एथिकल डायलेमाज या डिलेमाज दैट डिफाइन ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ठीक है, बी आया, ए आया, डी आया, फिर सी आया, पहला ही ऑप्शन है। तो अगर आप सीधा ऑप्शन के पास जाते, इसको पढ़ने की कोशिश करते कि बी या डी सी क्या कह रहा है, तो भी आप आराम से पहुंच जाते। ऐसे केस में बस सेंटेंस स्ट्रक्चर हमेशा याद रखना। ठीक है, प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट क्या करता है, वो फ्रेज का काम करता है और वो किसी चीज को भी इंफॉर्मेशन देने का काम कर सकता है। सब्जेक्ट में और इंफॉर्मेशन दे सकता है, वर्ब में दे सकता है, ऑब्जेक्ट में, कॉम्प्लीमेंट में। बट होता क्या है, टेक्निकली इंडिपेंडेंट ही होता है। पार्ट ऑफ स्पीच से काम भी कर रहा होता है, बट होता टेक्निकली इंडिपेंडेंट ही है। पहले सब्जेक्ट वर्ब पे फोकस करो तो आंसर निकल आएगा। ओके, हमें इसमें एरर ढूंढना है, ग्रामर का क्वेश्चन। द कंपनी विल इन्वेस्ट, सब्जेक्ट वर्ब, मोर 600 करोड़, इन्वेस्ट व्हाट, इन्वेस्ट 600 करोड़, ऑब्जेक्ट, in the next 5 years to expand what, its operations, ऑपरेशन कहाँ, in Britain। to expand क्या है, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म इन्फिनेटिव है। ठीक है, और इन्फिनेटिव ये क्या है, ये एक्सपैंड ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ये अपना ऑब्जेक्ट भी ले आता है, तो इट्स ऑपरेशंस इन ब्रिटेन। अब देखो यहाँ गड़बड़ी कहाँ दिख रही है, ये समझना कि ये जो मोर है, ये अटपटा फील हुआ आपको, द कंपनी विल इन्वेस्ट मोर 600 करोड़। अगर आप नॉर्मली ये बात कहना चाह रहे हो कंपनी जो है इन्वेस्ट करेगी 600 करोड़ और, तो आप क्या करोगे, मोर कहां लिखोगे, करोड़ के बाद लिखोगे। बट जो मेरी समझ में आ रहा है, इन्होंने क्या करना चाहा है, ये लिखना चाहा है कि
600 करोड़ से भी ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। द कंपनी विल इन्वेस्ट मोर देन 600 करोड़, तो यहाँ पे मोर देन हो जाएगा। तो अब दो तरह से इसको चेंज कर सकते हो कि यहाँ तो मोर देन यहाँ होता, या तो 600 करोड़ के बाद मोर आता, बट क्योंकि गलती मोर में है, अल्टीमेटली क्या है, गलती मोर में है, तो आप इसी को, ए वाले ऑप्शन को पकड़ोगे और इसको गलती मान के आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अगर कॉमन सेंस से देखोगे ग्रामर को तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर ग्रामेटिकली एकदम घुस जाओगे कि नियम कानून क्या है क्या नहीं है, तो वो यार लूप में फंस जाओगे, रैबिट होल है उसमें, अंदर चले जाओगे आप और बहुत परेशानी होगी। तो मेरा फंडा यही है, थोड़ा पार्स थोड़ा कॉमन सेंस। थोड़ा पार्स करो चीज़ों को, पार्स करना मतलब पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करो, और थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है, और उसको सही तरीके से कहने के लिए वो ग्रामर कौन सी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, चूज द अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो गलेबिलिटी, गलेबल क्या होता है, जिसको आप आसानी से कोई बात समझा सको वो गलेबल है, या तो उसको आसानी से चीट कर सको, उससे आसानी से बेवकूफ बना सको, जो तुम्हारी बातों में आ जाए, वो गलेबल होता है। तो उसका उल्टा ढूंढना है हमें। तो ट्रस्ट तो वैसा है नहीं। नाइविटी क्या है, अच्छा ये स्पेलिंग मुझे समझ नहीं आ रहा, आंसर की गलत उठा ली मैंने कि यहाँ पे, वैसे आंसर की में ही गलत लिखी होगी। सही वर्ड है NAIVETY, नाइविटी होता है, नेवाइटी नहीं होता है। तो अलग ही SSC जोन में चला गया। थोड़ा कोई बात नहीं, एग्जामिनर थोड़ी सी गड़बड़ी कर सकता है, करना चाहिए नहीं, लाखों स्टूडेंट का करियर दाव पे है। तो नाइविटी, नाइविटी क्या होता है, ये इनोसेंस से रिलेटेड है। नाइविटी मतलब इनोसेंस। फोर क्या कह रहा है, ये भी इनोसेंस ही कह रहा है, यानी कि ये दोनों टेक्निकली दूसरे के सिनोनिम ही है। स्केप्टिसिज्म, अच्छा स्केप्टिसिज्म की स्पेलिंग भी गलत लिखी है। हम लोग इंडिया में क्या पढ़ते हैं, हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं, तो उसकी स्पेलिंग क्या होती है, SCEPTICISM। तो जो स्केप्टिक होता है वो कौन होता है, जो स्केप्टिसिज्म में भरोसा रखता है, विश्वास रखता है। और क्या है स्केप्टिसिज्म, हर चीज को सवाल पूछने वाला स्केप्टिसिज्म होता है कॉन्सेप्ट। और वो इंसान जो हर चीज पे सवाल करे, आसानी से कोई बात ना माने, उसको स्केप्टिक कहते हैं। तो एंटोनिम अपना क्या हो गया यहाँ पे, स्केप्टिसिज्म हो गया। तो गलेबल क्या है, इजीली चीटेड और परसुएटेड। नाइव मतलब इनोसेंट होता है, और स्केप्टिक मतलब जो हर चीज को डाउट करे। तो गलेबल क्या हुआ, तो इजीली चीट हो जाए, परसुएड हो जाए, और उसका उल्टा स्केप्टिक हो गया जो हर चीज को डाउट करे। तो अपना आंसर 3। वाह रे SSC। सिनोनिम बताना है हमें, एरोनियस, जहां पे गड़बड़ी हो सकती हो, एरोनियस है ना। अब एक्यूरेट, यहाँ पे एरर की बात है, यहाँ एक्यूरेट की बात है, तो ये होगा नहीं। एरर की बात है, राइट की बात है, तो ये तो होगा नहीं। एरर की बात है, इंपॉर्टेंट की बात है, तो सिनोनिम तो होगा नहीं। फेलेशियस, फेलेशियस कम फ्रॉम फैलेसी, फेलेशियस कम फ्रॉम फैलेसी, इसका मतलब होता है मिसकंसेप्शन। तो फेलेशियस मतलब मिसकंसेप्शन जो कर सके, तो वैसे एरेनियस भी है, एरोनियस, एरेनियस, एरोनियस। तो हमारा ये सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पे क्या, फेलेशियस। एक्टिव बताना है हमें, यानी कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को वापस लाना है नॉर्मल मेन वर्ब में, पैसिव से एक्टिव करना है हमें। वाई वॉज सच अ लेटर रिटन बाय योर ब्रदर, वाई क्वेश्चन हो गया, वॉज सच अ लेटर सब्जेक्ट, रिटन ये वर्ब है जो कि मेन वर्ब है, वॉज क्या हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब है। क्योंकि ये इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आया, मेन वर्ब बाद में आया, सब्जेक्ट बीच में आया बिकॉज ऑफ इन्वर्जन। यानी वॉज रिटन है, इसको हमें मेन वर्ब में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, यानी मेन वर्ब टेक्निकली राइट है, राइट का हम लोग क्या यूज करेंगे, अच्छा यहाँ तो क्वेश्चन है ना, चलो क्वेश्चन है, इसको देखो। वाई डिड योर ब्रदर राइट सच अ लेटर, ओके। वाई वॉज योर ब्रदर राइटिंग, तो हो गया वॉज राइटिंग, गलत है। वाई डज योर ब्रदर राइट सच अ लेटर, अब डज क्या हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली बात हो गई। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ तो पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट, वॉज रिटन, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे टेंस चेंज नहीं करना है। वाई हैड योर ब्रदर रिटन, हैड रिटन भी गलत हो जाएगा क्योंकि टेंस ही चेंज हो गया। तो ऑप्शन ये बचता है, वाई वॉज योर ब्रदर, कहाँ गया ये, सॉरी पहला वाला, वाई डिड योर ब्रदर राइट सच अ लेटर।
अब क्योंकि ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो इन्वर्जन यूज करना ही है, और डिड क्या होता है, हम यूज करते ही करते हैं क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में। तो डू का हमने डिड कर दिया और राइट हमारा मेन वर्ब हो गया। तो वॉज रिटन का हमने राइट कर दिया, ठीक है। तो व्हाई डिड योर ब्रदर राइट सच अ लेटर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द हाईलाइटेड सेगमेंट, ठीक है। टॉर्न वॉज, टॉर्न की टॉम होगा क्या? टॉम वॉज स्टैंडिंग बिसाइड्स द स्कूल हाउस पोस्टर व्हेन द बॉल रोल्ड टुवर्ड्स हिम। अब इसमें हमारे पास ऑप्शन क्या है, देखो वही तरीका, हम मान लेते हैं कि हमें इंप्रूवमेंट करना ही करना है, ठीक है। अभी हम इसको होल्ड पे रखते हैं, हम मानते हैं कि हमें इंप्रूवमेंट करना ही करना है। क्या चेंज करना है? स्टैंडिंग से हमें चेंज करना है। हमारे पास क्या है? वॉज। वॉज के बाद अब क्या क्या आ सकता है? वॉज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ सकता है या वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ सकता है। अब वॉज स्टैंडिंग हो जाएगा। वॉज स्टैंडिंग में क्या है? हमारा कंटिन्यूअस टेंस है, और अगर हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं तो वो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो पैसिव हो जाता है। तो हम देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। अब वॉज के बाद स्टैंडिंग, वॉज स्टूड, वॉज स्टैंड। अब आप इतना बता दो, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी या आईएनजी आएगी। आईएनजी यहाँ पे है, ये तो फर्स्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, यानी टू तो गड़बड़ है, फोर गड़बड़ है। पहली चीज हो गई। तो अगर हमें इंप्रूव करना भी है तो हमारे पास केवल ऑप्शन पहला वाला है, इसी में से इंप्रूव करना है। अब आते हैं आगे, इन दोनों में फर्क क्या है? स्टैंडिंग बिसाइड्स द स्कूल हाउस पोस्टर, स्टैंडिंग बिसाइड द स्कूल हाउस पोस्टर। यहाँ बिसाइड्स है, यहाँ बिसाइड है। तो ये नॉर्मल से प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, जहां पे आपको दोनों वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। बिसाइड मतलब होता है किसी चीज के बगल, किसी चीज के साइड में, यानी फिजिकल लोकेशन की बात होती है। और बिसाइड जो होता है इन एडिशन टू, अपार्ट फ्रॉम, मोर ओवर। बिसाइड्स डूइंग माई जॉब आई ऑल्सो मेक यूट्यूब फ्री यूट्यूब वीडियोज फॉर एसएससी एस्पिरेंट्स, यानी कि इन एडिशन टू माई जॉब आई टीच। तो इन एडिशन टू हो गया। यहां कहना क्या चाह रहा है? अब नॉर्मल मीनिंग, जब टॉम वॉज स्टैंडिंग बिसाइड द स्कूल हाउस पोस्टर, तो ये लोकेशन की बात हो रही है, तो बिसाइड्स गलत हो जाएगा और बिसाइड। ठीक है, वेरी नाइस। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पैसेज। तो पैसेज सॉल्व करने का मैंने जो तरीका बताया है अभी तक, वो यही है कि पहले हम पैसेज को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पे जाएंगे। उसके रीजंस मैंने अपने सारे स्ट्रैटेजी वीडियो में बताए हुए हैं। जो कोर पे रीज़न ये है कि आप, क्योंकि अब आप ऑफलाइन मोड में एग्जाम नहीं देते हो, पेन एंड पेपर मोड में नहीं देते हो, तो आपके लिए हर एक क्वेश्चन बारी बारी पढ़ना थोड़ा सा कंपेरेटिवली डिफिकल्ट हो जाएगा, और उसको याद रखने में भी डिफिकल्ट रहता है। जब एक ही पेज में आपके पास सारे क्वेश्चन पैसेज लिखे होते हैं, तो आप एक सरसरी निगाह से सारे क्वेश्चन एक बार में देख सकते हो, और दोबारा क्वेश्चन रिफर करने के लिए भी आप एक ही निगाह से उसको देख सकते हो, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था, और वापस से पैसेज पे जा सकते हो। बट ऑनलाइन मोड में क्या होता है कि एक बार में एक ही क्वेश्चन आपके पास आता है। तो हम इसको सिंपली क्या करेंगे, जैसे एग्जाम में करना है कि पहले पैसेज पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ना है, फिर क्वेश्चन में जो लिखा है उसके बाद हम पैसेज में आके ढूंढ के उसका जवाब दे देंगे। और कोशिश हमारी ये होती है कि जो पढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत हमें याद भी रहे कि क्या चीज़ कहाँ लिखी हुई है, जैसे कि हम उसको रिलेट करके आंसर कर पाए। तो पैसेज क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं। प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टिन इज अ क्लासिक नोन फॉर इट्स ह्यूमर एंड कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स। ठीक है, प्राइड एंड प्रेजुडिस है, एक नॉवेल है जेन ऑस्टिन के द्वारा, जो कि एक क्लासिक है, एक क्लासिक नॉवेल है जो अपने ह्यूमर और उसके कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर के लिए जानी जाती है। द फेमस फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द बुक, it is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife। तो उसकी जो पहली लाइन है बहुत फेमस है, जो वो कहती है कि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो वो क्या कह रहा है कि कोई भी सिंगल मैन जिसके पास गुड फॉर्च्यून है, यानी अच्छी जायदाद है, वो जरूर एक वाइफ ढूंढ रहा होगा, ऐसा ये नॉवेल कहती है। begins to set up all the major themes of money, important हो गया, status and marrying well that are prevalent in the 19th century England। कह रहा है कि ये सारी चीजें तो 19th century England में prevalent थी, उसके बारे में बात हो रही है। The Bennet family, particularly Elizabeth Bennet, a smart and strong-willed heroine, is the subject of Austen's commentary on the societal imperative for women to marry well and thereby have a स्टेबल इनकम।
कह रहा है कि जो बेनेट फैमिली है, बेनेट देखो सरनेम है, जिसमें पर्टिकुलरली किसके बारे में बात हो रही है, एलिजाबेथ बेनेट के बारे में बात हो रही है। वो क्या है, वो एक स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग विल्ड हीरोइन है अपने नॉवेल की, जो हमारी ऑस्टिन की, ऑस्टिन कौन हुआ, जेन ऑस्टिन जो हमारी राइटर है यहाँ पे। तो शी इज द सब्जेक्ट ऑफ हर कमेंट्री ऑन दिस नॉवेल। और किस चीज पे कमेंट्री है, सोशल इम्पेरेटिव पे है वुमेन में, जो चाहती हैं कि एक अच्छी जगह शादी हो जाए सो दैट दे मैरी वेल एंड उनकी स्टेबल इनकम हो। The title itself is quite meaningful, as it first indicates the character flaws that drive much of the conflict in this novel, namely Darcy's pride and Elizabeth's prejudice. तो टाइटल जो है खुद में काफ़ी मीनिंगफुल है, जो कि इंडिकेट करता है इनिशियली कि कैरेक्टर के फ्लॉज जो है वो ड्राइव करते हैं कॉन्फ्लिक्ट को इस नॉवल में। और वो कौन से कैरेक्टर फ्लॉज जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, वो है डार्सी की प्राइड और एलिजाबेथ की प्रेजुडिस। तो इनके अंदर प्राइड बहुत ज़्यादा था और इनके अंदर प्रेजुडिस बहुत ज़्यादा थी। In fact, Mr. Fitzwilliam Darcy, being a rich and high-ranking person, first of all shows a haughty character, thereby being very superior by virtue of his class. तो कह रहे हैं कि मिस्टर फिट्जविलियम डार्सी जो थे, जिनकी प्राइड के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, वो क्योंकि एक रिच और हाई रैंकिंग पर्सन थे समाज के, वो स्टार्टिंग में एक हॉटी, एक एटीट्यूड वाला कैरेक्टर दिखाते हैं, जिसकी वजह से वो आपको बहुत सुपीरियर दिखाते हैं अपने आप को अपनी क्लास में। Elizabeth, having been offended by this initial lack of warmth as well as being misled by the deceiving Mr. Wickham, very quickly showed prejudice against him. कह रहा है कि एलिजाबेथ ने क्या किया, उसने देखा कि भाई ये जो डार्सी का एटीट्यूड है चीज़ों को लेके, लैक ऑफ वार्मथ है उसकी, तो वो उससे डिसीव हो गई, मिसलेड हो गई, यानी उसकी प्राइड से मिसलेड हो गई। और जो मिस्टर विकहम थे उन्होंने भी उनको मिसलीड कर दिया, और वो बहुत क्विकली उसने प्रेजुडिस दिखाया अगेंस्ट हिम, अगेंस्ट मतलब अगेंस्ट डार्सी और इन फेवर ऑफ मिस्टर विकहम। ठीक है, ट्रेसेस ऑफ द स्टोरी ऑफ ईच एज द नेविगेट दीज वीकनेसेस। ठीक है, डार्सी नीड्स टू लोअर हिज प्राइड टू अप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ एलिजाबेथ्स इंफीरियर स्टैंडिंग, दो शी मस्ट सी द स्ट्रेंथ ऑफ हिज सुपीरियर क्वालिटीज। डार्सी को क्या करना है, डार्सी को अपनी प्राइड कम करनी है, जैसे कि वो एलिजाबेथ की इंफीरियर स्टैंडिंग को समझ सके कि भाई वो भी तुम्हारे जितनी समाज में ऊंचे स्तर पे नहीं है जितने तुम हो, डार्सी हो, इसलिए उसको अपनी प्राइड को कम करना पड़ेगा। और साथ ही साथ शी मस्ट सी, एलिजाबेथ को स्ट्रेंथ देखनी पड़ेगी डार्सी की सुपीरियर क्वालिटीज की। ऑस्टिन एम्प्लॉयज आयरनी एंड सटायर लिबरली, यानी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है, टू पॉइंट आउट द एब्सर्डिटीज ऑफ द क्लास स्ट्रक्चर। तो उसने आयरनी और सटायर का यूज़ करते हुए दिखाया है कि जो क्लास स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता था 19th सेंचुरी इंग्लैंड में, वो कितना ही अपसर्ड था। Personages like obsequious Mr. Collins and the imperious Lady Catherine de Bourgh symbolize the hard and silly aspects of class consciousness. तो दो कैरेक्टर्स हैं, मिस्टर कॉलिंस और लेडी कैथरीन, इनके थ्रू दिखाया गया है हार्ड एंड सिली एस्पेक्ट्स ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस। द सोजॉर्न एट डार्सीज ग्रैंड एस्टेट पेम्बरली, तो ग्रैंड एस्टेट का नाम क्या है, पेम्बरले, is an important defining instance in which the splendor of the property and the favorable reports of his servants compel Elizabeth to revise her earlier opinion and realize the truth of Darcy's goodness. तो सोजॉर्न था जो डार्सी के ग्रैंड एस्टेट पे, सोजॉर्न मतलब शॉर्ट स्टे जब किया एलिजाबेथ ने वहां पे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग इंस्टेंस निकला, जिसमें जो फेवरेबल रिपोर्ट्स मिली जब उसको डार्सी के बारे में एलिजाबेथ को थ्रू हर सर्वेंट्स, तो उससे उसने अपना अर्लियर ओपिनियन जो था रिवाइज किया और समझा कि डार्सी एक्चुअली अच्छा इंसान है। इन द फाइनल एनालिसिस द नॉवेल प्रमोट्स लव मैरिजेस, कपल्स लाइक जेन एंड बिंगले एंड एलिजाबेथ एंड डार्सी हु हैव सक्सेसफुल मैरिजेस बिकॉज ऑफ लव, in contrast to couples who marry for convenience, Charlotte Collins and Mr. Collins, or those who are full of passion but irresponsible like Lydia and Wickham। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पैसेज खत्म हो जाता है। सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं। पूछता है व्हाट आर द मेजर थीम्स एक्सप्रेस्ड इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द नॉवेल। तो पहली लाइन क्या थी, उसमें कौन सी थीम के बारे में बात कर रहा है, क्या एजुकेशन मोरालिटी के बारे में बात कर रहा है, नहीं। अच्छा, पहली लाइन ऑफ द नॉवेल कौन सी थी, जो कोट्स में लिखी हुई है, इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ वाली। तो क्या है, मनी स्टेटस मैरिंग वेल, तो यहां देख लेते हैं। तो क्या है, वेल्थ स्टेटस एंड मैरिज, फोर्थ ऑप्शन हो जाता है। तो क्या है ये नॉर्मल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है।
फैक्ट वाले में क्या करते हो, क्वेश्चन पढ़ते हो, ऑप्शन देखते हो क्या क्या है, और सीधा उसको ढूंढने चले जाते हो पैसेज के अंदर। तो उसको ऐसे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डली सॉल्व करना होता है। फिर क्या है, विच डिफेक्ट्स इन कैरेक्टर डज द नेम प्राइड एंड प्रेजुडिस प्राइमरीली रिफर टू। तो प्राइड और प्रेजुडिस जो है, तो ये किसके कैरेक्टर में है जो आप रिफर कर रहे हो। तो हमें पता है कि प्राइड किसके बारे में है, डार्सी के बारे में है, प्रेजुडिस हमारा एलिजाबेथ के बारे में है। तो ये सेकंड ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। दिस इज अनदर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन विच जस्ट प्रूव्स दैट दिस वाज कंपैरेटिवली एन ईजियर पैसेज। हाउ इज द कैरेक्टर ऑफ लेडी कैथरीन डे बॉग एम्प्लॉयड इन द नॉवल एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ सोसाइटी। तो लेडी कैथरीन का जो कैरेक्टर है वो नॉवल में किस तरह यूज किया गया सोसाइटी में क्रिटिसिज्म को दिखाने के लिए। तो शी रिप्रेजेंट्स सोशल टिरनी एंड क्लास प्रेजुडिस। ठीक है, हम इसको पकड़ के रखते हैं अभी कि भाई सोशल टिरनी दिखाती है कि सोशल स्ट्रक्चर कितने मैटर करते हैं और क्लास कितना मैटर करता है, क्लास की वजह से प्रेजुडिस कैसे कैसे क्रिएट हो जाते हैं, तो उसको दिखाती है। ठीक है, शी सिंबलाइजेस आइडियल मैटरनल लव एंड विजडम। अच्छा, इन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मान लो देखा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तुरंत आप पैसेज में वापस जा सकते हो कि देखो लेडी कैथरीन डे बॉग के बारे में यहाँ बात करी थी। शी वॉज इम्पीरियस। लेडी कैथरीन डे बॉग सिंबलाइज द हार्ड एंड सिली एस्पेक्ट्स ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस। क्या है, तो सिंबलाइज करता है सिली एंड हार्ड एस्पेक्ट्स ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस। अब अगर आओगे यहाँ पे तो यहाँ क्लास प्रेजुडिस के बारे में यहाँ बात हुई है और ये भी समझ में आ रहा है कि नेगेटिव चीज ही हमें बताई गई है, तो उससे भी हम ऑप्शन को देख सकते हैं। अब शी सिंबलाइजेस आइडियल मैटरनल लव एंड विजडम, तो कोई आइडियल तो भाई कुछ नहीं दिखा रही है वो। शी रिप्रेजेंट्स द स्ट्रगल ऑफ द वर्किंग क्लास अगेंस्ट द लैंडेड जेंट्री। ऐसा नहीं है कि उनकी वजह से भाई बहुत स्ट्रगल दिख रहा है वर्किंग क्लास की, क्या क्या करता है क्या नहीं करता, तो ये भी नहीं है। शी इज प्योरली कॉमिक रिलीफ एंड हैज नो अदर सिग्निफिकेंस। नहीं, बिल्कुल सिग्निफिकेंस, वो क्लास प्रेजुडिस दिखाती हैं। तो इस तरह हमारा ये ऑप्शन सही हो जाता है। मैंने बाकी सारे क्यों पढ़े, क्योंकि इसको सोशल टिरनी अपफ्रंट ऐसे लिखी नहीं, सोशल टिरनी क्लास प्रेजुडिस लिखा हुआ है, बट ये सोशल टिरनी अलग से नहीं लिखा हुआ था। तो एक बार मैंने देख लिया कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे बेटर ऑप्शन कहीं लिखा हुआ हो, तो अपने पास ऑप्शन एलिमिनेट करते हुए केवल यही ऑप्शन बचता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, व्हाट इज द की इवेंट दैट मार्क्स अ टर्निंग पॉइंट इन मेकिंग एलिजाबेथ चेंज हर व्यू ऑफ डार्सी। तो डार्सी के बारे में जो व्यू उसका कैसे चेंज हुआ। लिडियाज एलोपमेंट विद विक्रम, हमें तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है कि उसने एलोप किया कि नहीं किया। एलोप मतलब भाग के शादी किया। हर विजिट टू पेम्बरले एंड अ रिसेप्शन ऑफ डार्सीज लेटर। तो हर विजिट टू पेम्बरले, इसके बारे में तो लिखा हुआ है। हर सोजॉन एट ग्रैंड एस्टेट पेम्बरले। हर रिसेप्शन ऑफ डार्सीज लेटर के बारे में मुझे दिखाई नहीं दिया पैसेज में अभी तक। ठीक है, फिर द नेदरफील्ड बॉल, इसके बारे में मेंशन नहीं है। रिजेक्शन ऑफ मिस्टर कॉलिंस प्रपोजल, इसके बारे में मेंशन ही नहीं है। तो ऑप्शन एलिमिनेट करो तो केवल एक ही बचता ही है आपके पास, जो कि पूरा ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला पार्ट आपको कहीं लिखा दिखाई नहीं दे रहा है, बट ये पार्ट लिखा दिख रहा है। तो अपने आप हमको इसी को मार्क करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चैट जीपीटी से बनाए हुए सवाल पैसेज पूरा दे दो, लेकिन जवाब सही उल्टा कर दो। What kind of marriage does Jane Austen appear to prize the most according to conclusion of the novel? यहाँ जेन ऑस्टन के बारे में पूछ रहा है, जो राइटर है हमारी नॉवल की प्राइड एंड प्रेजुडिस के बारे में पूछ रहा है कि वो किस टाइप की मैरिज को सपोर्ट करती हैं, प्राइज करती हैं, मतलब सपोर्ट करती हैं, प्राइज करती हैं, प्रोपोगेट करना चाहती हैं, लोगों को बताना चाहती हैं कि बेस्ट होता है। तो हमने देखो अगर वापस जाते हैं तो यही है कि इन द फाइनल एनालिसिस नॉवल प्रमोट्स। नॉवल प्रमोट मतलब होता है कि इसका जो ऑथर है वो प्रमोट कर रहा है अल्टीमेटली ना, जिसने नॉवल लिखी वही प्रमोट करेगा। तो वो क्या कर रहा है, वो लव मैरिज प्रमोट कर रहा है। तो देखो अपने पास है कि नहीं, मैरिजेस फॉर कन्वीनियंस एंड कनेक्शंस टू फैमिली, तो इसके बारे में तो मना कर दिया उसने, लिखा है कि कन्वीनियंस कनेक्शन वाले लोग गड़बड़ निकले। बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट लव एंड अंडरस्टैंडिंग इन मैरिज, हाँ ये तो कह रही हैं जेन ऑस्टन जी। मैरिजेस बेस्ड ओनली ऑन फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इसके लिए भी मैंने मना कर दिया। और मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर इनटू रीजन बाय रोमांटिक लव अलोन, तो ये भी उन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया। मेंशन 4 ही चीज़ों का हुआ है, लेकिन सपोर्ट इसका किया है और बाकी सबको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। तो ऑल इन ऑल पूरा फैक्चुअल पैसेज था, पूरे फैक्ट्स पे बेस्ड था, इसमें किसी की भी कोई गलती अगर हो रही है तो यानी कि वो ध्यान से पढ़ नहीं रहा है, या हड़बड़ी में सॉल्व कर दे रहा है, या फिर वो ज़्यादा मतलब निकालने की कोशिश कर रहा है। हमेशा याद रखना स्पेशली फैक्ट बेस्ड चीज़ों में कि पैसेज जो है ना,
पैसेज हमारा क्या है? भगवान। पैसेज के बाहर जाना ही नहीं, जो पैसेज में लिखा है केवल उतना पढ़ रहे हैं, उसके आगे नहीं जा रहे। ठीक है, नेक्स्ट पैसेज देखो क्या कह रहा है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, पढ़ लेते हैं केयरफुली हम लोग इसको। द विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट वीवी ग्राम जी 2025 हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्पावरमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा। ठीक है, द गोल ऑफ दिस मॉडिफिकेशन इज टू इम्प्रूव आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोटेक्ट्स द राइट टू लाइफ। कह रहा है कि जो वीबी ग्राम जी एक्ट 2025 है हैज बीन रिप्लेस्ड, तो ये एक्ट रिप्लेस हो गया है किसके द्वारा? मनरेगा के द्वारा। अब मनरेगा आ गया है। पढ़ के तो अजीब लग रहा है कि पहले तो मनरेगा आया था फिर ही आया था, हो सकता है समरी बनाने में गलती हो गई हो, कहीं से आर्टिकल उठाया हो, बट हम क्या करेंगे, जो लिखा है अभी उसी को मान के आगे बढ़ेंगे। द गोल ऑफ दिस मॉडिफिकेशन इज टू इम्प्रूव आर्टिकल 21, तो हमें आर्टिकल 21 बनाना था जो कि राइट टू प्रोटेक्ट राइट टू लाइफ है, तो उसके लिए बनाया गया है। मनरेगा हैज इम्प्रूव्ड सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस by facilitating wage payments, providing unemployment benefits and promoting equal earning। तो मनरेगा ने सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव कर दी लोगों की। कैसे? वेज का पेमेंट, यानी जो रोज जो पैसे मिलते हैं, वेज उसको कहते हैं ना, जो रोज अब डेली बेसिस पे कमाते हैं वो वेज, जैसे लेबरर्स होते हैं वो डेली बेसिस पे कमाते हैं, उसको वेज कहते हैं। और प्रोवाइडिंग अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, जो अनएम्प्लॉयड उनको भी कुछ बेनिफिट देना, और इक्वल अर्निंग सबको मिले कि भाई हमने भी उतना ही काम किया, जिसने उतना किया तो अर्निंग बराबर मिले। तो इसको क्या किया है, इसके थ्रू सोशल इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव कर दी है। देयर हैज बीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रिसर्च हैज कंफर्म्ड द इम्पैक्ट ऑफ दिस प्रोग्राम टू रेज अर्निंग्स, एलिविएट प्रॉपर्टी एंड एनकरेज स्कूल एनरोलमेंट। कह रहा है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ है उससे क्या कंफर्म हो रहा है? कंफर्म ये हुआ, रिसर्च ने ये कंफर्म किया है कि इस प्रोग्राम ने अर्निंग इंप्रूव करी है, पॉवर्टी को एलिवेट कर दिया है, और स्कूल एनरोलमेंट भी इंप्रूव हो गए हैं। ठीक है, यानी कि इस प्रोग्राम की वजह से स्कूल एनरोलमेंट इंप्रूव हो गए। In the past 5 years, women have comprised 58% of the workforce, significantly contributing to rural development, particularly during the COVID-19 pandemic। यानी कि इस स्कीम में पिछले 5 साल में देखा गया है कि 58% जो वर्कफोर्स था, यानी 58% जो लाभार्थी इसके थ्रू मिले हैं, वो क्या है? विमेन है। दे आर फीमेल, दे आर विमेन, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है रूरल डेवलपमेंट में, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। Given these factors, it is important to assess both the benefits and current challenges of this system। कि ये जो फैक्टर्स हैं इसके, ठीक है भाई ये जो थे तो थे, बट ये भी इंपॉर्टेंट है कि एसेस किया जाए इसके बेनिफिट्स भी और साथ ही साथ चैलेंजेस भी सिस्टम में। डिस्पाइट मनरेगा सक्सेस, द प्रोग्राम हैज फेस्ड इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस मेनली ड्यू टू इनएडिक्वेट फंडिंग एज एक्नॉलेज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कह रहा है कि मनरेगा सक्सेसफुल रहा, बट इसके इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंज आए इनएडिक्वेट फंडिंग की वजह से। और वो फंडिंग क्यों हो रही है? सरकार की तरफ से भाई नहीं आ पा रहा पैसा। तो एज एक्नॉलेज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इस बात को खुद ही एक्सेप्ट किया है। डिलेज इन वेज पेमेंट्स एंड फ्यूअर वर्क अपॉर्चुनिटीज हैव रिजल्टेड फ्रॉम दिस लैक ऑफ फंड्स। अब क्योंकि लैक ऑफ फंड है, क्योंकि हम पैसा दे ही नहीं सकते हैं, तो इस स्कीम के अंतर्गत हम और लोगों को अब तक लाभ नहीं पहुंचा सकते। Recent rules such as introducing an attendance application that uses photos have created new problems and made corruption easier। तो recently क्या हुआ है कि जो अटेंडेंस एप्लीकेशन बना दिया गया है जिसमें फोटोज यूज होती हैं, उससे नए प्रॉब्लम क्रिएट हो गए हैं और करप्शन और आसान हो गया है। Due to these issues, the VB Gram G Act has introduced important changes including Section 5 Clause 1 and Section 4 Clause 5, which gives the union government greater control over public works program। कह रहा है कि अब ये जो वीबी ग्राम एक्ट आ गया है, इसने इंट्रोड्यूस किया है इंपॉर्टेंट चेंजेस, जिसमें से सेक्शन ये हैं, और वो यूनियन गवर्नमेंट को और कंट्रोल देगा पब्लिक वर्क प्रोग्राम में। पढ़ लिया हमने पैसेज, सीधे सवाल पे आते हैं। What might be the author's overall purpose for discussing the development from मनरेगा to वीबी ग्राम एक्ट? देखो यहाँ पे लिखा है कि वीबी ग्राम एक्ट को रिप्लेस कर दिया गया है, हैज बीन रिप्लेस, यानी ये पैसिव है यानी कि सब्जेक्ट पे काम हो रहा है, यानी कि इसको रिप्लेस कर दिया गया है। बट अल्टीमेटली मेरा क्या मानना है कि यहाँ बीन गलती से लिख गया है। तो क्या है, द वीबी ग्राम एक्ट हैज रिप्लेस्ड द महात्मा गांधी मनरेगा, यानी कि वीबी ग्राम एक्ट जो है मनरेगा की जगह आ गया है। तो क्वेश्चन भी देखो यही कह रहा है, What might be the author's overall purpose for discussing the development from मनरेगा to वीबी ग्राम? ठीक है,
तो कह रहा है कि क्या है हमारा पर्पस जो डिस्कस कर रहे हैं हम डेवलपमेंट मनरेगा से वीवी ग्राम जी एक्ट की तरफ। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं, लंबे लंबे ऑप्शन से पढ़ना जरूरी है। Emphasize how institutional reforms try to maintain constitutionally provided rights while recognizing administrative weakness। ये कह रहा है एम्फेसाइज करना, इस हमारे ओवरऑल पर्पस क्या है वो एम्फेसाइज करना कि इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म की जरूरत है जो कि ट्राई करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइडेड राइट्स को मेंटेन करने की, साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो कमजोरियां हैं उसको भी रिकॉग्नाइज करने का। तो हाँ, हमने देखा कि ये तो हो रहा है कि इसने ये कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइडेड राइट है उसको मेंटेन करो, यानी कि राइट टू प्रोटेक्शन, क्या था, राइट टू लाइफ, प्रोटेक्ट करना है, किसको करना है, राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21। साथ ही साथ ये भी रिकॉग्नाइज करना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कमजोरियां भी हैं। तो ऑथर ये कह रहा है तो मैं इसको एक टिक मार के होल्ड पे रखता हूँ। बाकी ऑप्शन पढ़ते हैं। आर्ग्यू दैट technology based interventions will necessarily increase the levels of transparency and accountability associated with public programs। कह रहा है कि ऑथर का ये कहना है कि टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरवेंशन जैसे कि अटेंडेंस वाला प्रोग्राम हो गया फोटो खींच के, वो 100% नेसेसरीली इंक्रीज करेगा ट्रांसपेरेंसी को और अकाउंटेबिलिटी को जो कि एसोसिएट होते पब्लिक प्रोग्राम से। जबकि ऑथर ने इसका उल्टा कहा है। ऑथर ने कहा है कि ये जो अटेंडेंस सिस्टम आया है उससे क्या हो रहा है कि और नई प्रॉब्लम्स आ गई हैं और करप्शन और आसान हो गया है। तो ये बात तो वो नहीं कह रहा है, वो तो इसके अगेंस्ट जा रहा है। आर्ग्यूड दैट अ ट्रांजिशन फ्रॉम राइट्स बेस्ड फ्रेमवर्क टू एन AI बेस्ड, अब AI पढ़ते ही मेरा मूड खराब हो जाता है। इनफैक्ट अच्छा होना चाहिए कि समझ में आ गया भाई ये ऑप्शन तो नहीं होगा। इज नेसेसरी टू अचीव एफिशिएंट रिजल्ट्स इन रूरल कम्युनिटीज। तो भाई यहाँ पे कहीं भी हमारे लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात पैसेज में नहीं हुई है, तो ये हम रिजेक्ट। आर्ग्यू दैट अ डिक्रीज इन द रोल ऑफ गवर्नमेंट कैन लॉजिकली सॉल्व द इनहेरेंट शॉर्टकमिंग्स इन रूरल एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स। ये आर्ग्यू करना कि जो रोल ऑफ गवर्नमेंट है अगर वो डिक्रीज हो जाए तो जो शॉर्टकमिंग है रूरल एम्प्लॉयमेंट पैटर्न में वो बेटर हो जाएंगी, ऐसा नहीं कह रहा। जो लास्ट लाइन ही है हमारी, ये कह रहा है यूनियन गवर्नमेंट को ग्रेटर कंट्रोल देगा पब्लिक वर्क में, तो यानी कि उसको सपोर्ट में बात कर रहा है। तो ये वाला भी जस्ट ऑपोजिट है। तो हम अपना पहला ऑप्शन जो था परफेक्टली मैच कर रहा है हमारे टोन से, हमारे आर्गुमेंट से, लॉजिकली फैक्चुअली हमारा वन ही सपोर्ट कर रहा है। 32 द ऑथर्स टोन रिगार्डिंग न्यू रूल्स एग्जाम्पल फोटो बेस्ड अटेंडेंस इज डिस्क्राइब्ड एज। तो फोटो बेस्ड अटेंडेंस के लिए उसमें क्या बात करी है? इट इज अ डायरेक्ट रिजेक्शन दैट स्टेट्स टेक सॉल्यूशंस डू नॉट वर्क इन रूरल वेलफेयर एक्टिविटीज बिकॉज द ऑफिशियल्स आर इलिटरेट। मुझे बस इतना बता दो कि क्या इसके बारे में बात हुई है पैसेज में कि ऑफिशियल्स इलिटरेट हैं तो काम हो ही नहीं सकता? तो जब बात नहीं हुई है तो अज्यूम कैसे कर सकते हो? तो ये गलत है। या तो हम डायरेक्ट फैक्ट पकड़ के आएंगे तो वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, या हम किसी बात से कोई चीज इन्फर करेंगे या कोई बात किसी चीज को इम्प्लाई कर रही होगी, कोई इम्प्लीकेशन होगा। तो यहाँ पे आपको समझना है कि इन दोनों केस में जब पैसेज में उस चीज के बारे में बात हो रही होगी तभी आप उसको आंसर कर पाओगे। क्यों? क्योंकि पैसेज हमारा भगवान। डिजिटल इंटरवेंशंस विल रिजॉल्व लॉन्ग स्टैंडिंग गवर्नेंस इश्यूज। तो डिजिटल इंटरवेंशन से क्या होगा, जो गवर्नेंस इश्यूज आ रहे लॉन्ग स्टैंडिंग वो रिजॉल्व हो जाएंगे। तो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट नहीं है क्योंकि जो फोटो बेस्ड अटेंडेंस है उससे हमें दिक्कतें क्रिएट हुई हैं, हटा दो। कॉशियसली क्रिटिकल टोन है, ऑथर्स टोन पूछा है, कॉशियसली क्रिटिकल एडमिटिंग द बेनिफिट्स ऑफ इनोवेशन व्हाइल पॉइंटिंग आउट द डेंजर्स ऑफ अब्यूज इन ब्यूरोक्रेसीज। कह रहा है कि हाँ इनोवेशन करना तो जरूरी है बट साथ ही साथ उसका अब्यूज भी हो सकता है ब्यूरोक्रेसी में, जैसे कि वहां मेंशन है करप्शन के बारे में। तो ये हमारा ठीक आ रहा है। डिटैचडली डिस्क्रिप्टिव आउटलाइनिंग रिफॉर्म्स टू प्रोसीजर्स विदाउट इवैल्यूएटिव जजमेंट्स। तो ऐसा नहीं है कि एकदम अनइमोशनली उसको बस डिस्क्रिप्टिव वे में उसका टोन है जो कि आउटलाइन कर दे रहा है रिफॉर्म के प्रोसीजर को और उसमें अपना कोई जजमेंट नहीं दे रहा है। जजमेंट तो दे रहा है, अपना ओपिनियन दे ही रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई न्यूट्रल ओपिनियन से वो बात रख रहा है। तो ये भी हम इस आर्गुमेंट को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे और हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 33rd what can be reasonably inferred about the relationship between women's participation and rural resilience during the pandemic। तो पैंडमिक में women का पार्टिसिपेशन और रूरल रेजिलियंस के बारे में हम क्या इन्फर कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्टली भले ही ना लिखा हो बट हम मान सकते हैं कि ये सही हो।
मतलब नॉट अ कंक्लूजन बट कैन बी इन्फर्ड, कैन बी इम्प्लाइड थ्रू द पैसेज। पहला सेंटेंस पढ़ो, देयर सिग्निफिकेंट इन्वॉल्वमेंट contributed to the continuation of community, okay, through the maintenance of the local economy in spite of the general economic disruptions that were happening। देखो पैसेज में जितनी बात लिखी है उससे बहुत ज्यादा बातें यहाँ लिख दी हैं, समझना। कह रहे हैं कि उनका जो इन्वॉल्वमेंट था, सिग्निफिकेंट था, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया किसमें, कंटिन्यूएशन ऑफ कम्युनिटी में। किस तरह से, थ्रू मेंटेनेंस ऑफ लोकल इकोनॉमी। लोकल इकोनॉमी क्या है, जिस जगह रह रहे उसी जगह की इकोनॉमी को लोकल इकोनॉमी कहते हैं। इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद, किस चीज के बावजूद, जनरल इकोनॉमिक डिसरप्शन जो उस समय हो रहे थे। किस समय हो रहे थे, कोविड-19। तो उस समय इकोनॉमिक डिसरप्शन हो रहे थे ऐसा। अब कोविड-19 के बारे में आप जानते हो, तो कोविड-19 जब भी कोई मेंशन करता है, क्यों मेंशन करता है, इसीलिए मेंशन करता है कि भाई उस समय लॉकडाउन लग गया था, लोगों के धंधे खत्म हो गए थे, कोई आमदनी का कोई सोर्स नहीं बचा था, लोगों के घर में दिक्कतें आ रही थी। तो वो क्या है, वो इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो इकोनॉमिक डिसरप्शंस के बारे में बात हुई है ना। तो यानी कि इसको हम होल्ड पे लेके रख सकते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसको हम होल्ड पे लेते हैं सिंगल टिक करके। Their involvement could have led to a decrease in total program productivity owing to the fact that the local populace was heavily burdened with expanded caregiving during the pandemic। पहले देखो कह रहा है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट से क्या हुआ, जो प्रोग्राम की प्रोडक्टिविटी थी वो कम हुई। बट इसका जस्ट ऑपोजिट पैसेज में लिखा हुआ है कि पैंडेमिक के समय भी उनके कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहा। यहाँ तक कि 58% महिलाएं ही थी जिन्होंने कोविड-19 में मनरेगा का फायदा उठाया। ठीक है। और फिर क्या कह रहा है कि ड्यू टू द, ओविंग टू द फैक्ट, रीजन दे रहा है, ओविंग टू द फैक्ट जो लोकल पॉपुलेशन है वो बहुत बर्डन थी एक्सपैंडेड केयर गिविंग से। अब केयर गिविंग की यहाँ बात नहीं हो रही है कि भाई इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कोई बीमार है तो क्या करना है, हेल्थ केयर में क्या है, उस तरह की बातें यहाँ नहीं हो रही हैं। यहाँ केवल इकोनॉमी की बात हो रही है, यहाँ केवल पैसे की बात हो रही है। तो इसको मैं होल्ड पे नहीं रखना चाहूँगा, मैं इसको फिलहाल के लिए हटा दूंगा। प्लस अगर मैं 1 और 2 को कंपेयर करूँ तो इतना बताओ कि अगर मैं मान लेता हूँ चलो सिंगल टिक है, मान लो, लेकिन अगर तुम कंपेयर करने जाते हो 1 और 2 को और चूज करना होता है ज़्यादा अच्छा आंसर, तो 1 चूज करते। तो उस बेसिस पे मैं इसको हटा सकता हूँ कि जब हमारे पास एक बेटर ऑप्शन है इन्फर करने के लिए, तो हम खराब वाले को क्यों ही पकड़ के रखें। थर्ड पढ़ लेते हैं। द फैक्ट दैट दे वर एक्टिव सीमिंगली लेड टू द एक्सेलरेशन ऑफ कम्युनिटीज फिजिकल प्रॉब्लम्स। ये देखो यहीं पे गड़बड़ हो गया कि भाई देखो महिलाओं के एक्टिव होने से क्या हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, बढ़ोतरी हुई कम्युनिटी की फिजिकल प्रॉब्लम्स में। तो ऐसा तो है नहीं, तो उसके आगे का रीजन भी हमें मैटर नहीं करता है, तो हम तो इसको यहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे। Their intensified appearance might have worsened the existing support structures that were failing in the health crisis। फिर वही हेल्थ वाली बात आ गई। तो हेल्थ क्राइसिस यार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जब पूछ रहा है कि वुमेन्स पार्टिसिपेशन, रूरल रेजिलियंस, किस चीज़ के बारे में, तो वो इकोनॉमी के बारे में यहाँ बात हो रही है। फिर आप 1 से 4 को कंपेयर कर लो, तभी 4 आपको बेकार निकल के आएगा, 1 सही निकल के आएगा। एंड थ्रू एलिमिनेशन हमने इतने लंबे से क्वेश्चन को, जिसमें बहुत ज़्यादा रीड करना था, हमने सॉल्व कर लिया। 34 क्या कह रहा है, What does the author discussion of lack of funding primarily indicate? Lack of funding से क्या इंडिकेशन है ऑथर का, उसके बारे में बताना है। Local administrations limit opportunities so as to have control over the release of finances। कह रहे हैं कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो अपॉर्चुनिटी लिमिट कर देता है, जैसे कि रिलीज ऑफ फाइनेंसेस में सब अब उसके हाथ में कंट्रोल है, इसके बारे में बात नहीं हो रही है। रिसोर्स एलोकेशन प्रैक्टिसेस आर हाईली इफेक्टिव बट सीम प्रॉब्लमैटिक ड्यू टू सर्टेन शॉर्ट टर्म फिजिकल फ्लक्चुएशन। तो इसके बारे में बात नहीं हो रही है, ये बहुत ही रैंडम है। डिसेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी हैज कॉज्ड डाइवर्जन इफेक्ट्स दैट विल सर्टेनली लीड टू अ रिडक्शन इन जॉब गारंटीज। डिसेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के बारे में अलग से कोई बात नहीं हो रही है, ये भी अजीब सा ही ऑप्शन है, मैं तो हटा दूंगा तुरंत ही। एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसीज एंड इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड। बस ठीक है, क्योंकि भाई लैक ऑफ फंड था, उससे क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसीज हुई और इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंज आए क्योंकि उस समय फंड की कमी थी। बस खत्म बात, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है इसमें। ये मैं क्वेश्चन देख के बता सकता हूँ कि ये उन्होंने क्या किया है, कहीं से आर्टिकल उठाया है लंबा सा किसी अखबार से, उसको उन्होंने दिया। देखो पहले लंबा आर्टिकल लिया जिसमें होंगे खूब ढेर सारी लाइन, खूब ढेर सारे पैसेज, उसको कॉपी किया और पेस्ट किया चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी से बोला भैया इसका समरी बना दो। समरी बन के तैयार हो गई इतनी सी, जिसमें उसने गड़बड़ी कर दिया, हैज़ बीन
रिप्लेस्ड, उसको समझ ही नहीं आया चैट जीपीटी को कि मनरेगा ने वीबी ग्राम को रिप्लेस किया कि वीबी ग्राम ने मनरेगा को रिप्लेस किया है, समरी बन के आ गई। फिर उससे कहा गया भैया 5 सवाल बना दो, तो उसने 5 सवाल बना दिए। जब ऐसे चैट जीपीटी सवाल बनवाया तो उसने देखो रैंडम बड़े ऑप्शन दे दिए। इसमें फायदा किसका है? इसमें फायदा स्टूडेंट का हुआ, क्योंकि जो रैंडम ऑप्शन होते हैं उनको एलिमिनेट करना बहुत आसान हो जाता है। दिक्कत किसको आई होगी? दिक्कत उसको आ रही होगी जिसको लंबे सेंटेंसेस पढ़ने में आ रही है आलस, कि यार लंबे सेंटेंसेस मैं पढ़ता हूँ तो मेरा दिमाग घूम जाता है, बड़े बड़े वर्ड आते हैं, डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी, रिसोर्स एलोकेशन, है ना, फिजिकल फ्लक्चुएशन, ये सब टर्म आते हैं तो मुझे नींद आती है, तो उसको दिक्कत आएगी। तो ये आपका पर्सनल इशू हो जाता है। जब आपको एग्जामिनर की तरह सोचना है, एग्जामिनर ने दिमाग यही लगाया कि हम कैसे सही आंसर पे आसान आसान तरह से पहुंच सकें, तो फिर आप उस तरह से आप भी दिमाग लगाओ, थिंक लाइक द एग्जामिनर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डज सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन मोस्ट नियरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज? या देखो टेक्निकली तो ये वोकैबुलरी क्वेश्चन हुआ, बाकी समझते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? आज उस तरह से खपत करो जैसे कि कल की जनरेशन भी खपत कर पाए। कंजम्पशन आज उसी हिसाब से करो कि हमारे आने वाली जनरेशन भी उसको कंज्यूम करने के लिए बची रहे, तो सस्टेनेबल हुआ चीज। अब आउटकम्स दैट एम्फसाइज द क्रिएशन ऑफ जॉब्स इन शॉर्ट टर्म इवन इफ देयर आर अनसर्टेन लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज। ऐसा नहीं है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होता है, हम शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए लॉन्ग टर्म को सैक्रिफाइस नहीं करते हैं। हमारा गोल रहता है कि हम लॉन्ग टर्म पे फोकस करें, शॉर्ट टर्म भले ही सैक्रिफाइस हो जाए, तो इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजीज दैट प्लेस एम्फोसिस मेनली ऑन टेक्नोलॉजिकल डिफ्यूजन एज प्रिंसिपल मीन्स ऑफ रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, इसके बारे में बात नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस ये नहीं कह रहा है कि ऐसी स्ट्रैटेजी एम्फोसिस करो जहाँ पे टेक्नोलॉजी का केवल डिफ्यूजन हो और बाकी रूरल ट्रांसफॉर्मेशन से उसी किस चीज़ से, टेक्नोलॉजिकल डिफ्यूजन से, ये बात नहीं हो रही है। Improvements relating to long-term socio-economic benefits for rural households via stable program design। देखो अच्छा ऑप्शन, इंप्रूवमेंट करना है लॉन्ग टर्म सोशल इकोनॉमिक बेनिफिट्स के साथ रूरल हाउस होल्ड के लिए, किस चीज़ के थ्रू? स्टेबल प्रोग्राम डिजाइन के साथ। ये नहीं कि आज जो प्रोग्राम चला दिया वही अच्छा है, आज जो स्कीम चला दी वही अच्छी, कल का कल देखा जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं करना है, लॉन्ग टर्म सोचना है। डिस्कस एडवांसमेंट्स दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय फास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विदाउट कंसिडरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वायबिलिटी। तो ये भी गलत है। क्यों? कह रहा है कि एडवांसमेंट के बारे में बात करनी जो कैरेक्टराइज होते हैं, यानी कि जो डिफाइंड होते हैं फास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के थ्रू, बिना एडमिनिस्ट्रेटिव वायबिलिटी को कंसिडर करे, नहीं, जस्ट ऑपोजिट है वो भी। ठीक है, तो केवल एक ही हमारा ऑप्शन जो निकल के आता है वो है ऑप्शन 3। तो ये पैसेज भी हमारा हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट पैसेज पढ़ लेते हैं। ये क्या कह रहा है? बैंक फेलियर्स रेज सीरियस कंसर्न्स अबाउट सुपरवाइजरी ओवरसाइट। ठीक है, बैंक फेलियर क्या करते हैं? बहुत सीरियस कंसर्न रेज करते हैं किस चीज के बारे में? सुपरवाइजरी ओवरसाइट। द केस स्टडीज ऑफ क्रेडिट स्विस एंड सिलिकॉन वैली बैंक हाईलाइट अ डेफिशिएंसी इन सुपरवाइजरी सुपरविजन। ओके, तो ये जो दो केस स्टडी जो हुई हैं स्पेसिफिकली किसकी? क्रेडिट स्विस की और सिलिकॉन वैली बैंक की, दो बैंक हैं ये। तो वो हाईलाइट क्या करते हैं? डिफिशियंसीज दिखाते हैं सुपरवाइजरी सुपरविजन का। ओके, इन मेनी इंस्टेंसेस सुपरवाइजर्स आर हेजिटेंट टू कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विथ बैंक मैनेजमेंट व्हेन वीकनेसेस आर आइडेंटिफाइड, प्रेफरिंग टू डू नथिंग रादर दैन टेक करेक्टिव एक्शन एट अ पॉइंट इन टाइम व्हेन की इश्यूज आर बिल्डिंग इनटू अ प्रॉब्लम। कह रहा है कि अभी क्या हो रहा है मैक्सिमम इंस्टेंसेस में, जो सुपरवाइजर्स हैं किसी भी जगह के, बेसिकली बैंक के, वो क्या कर रहे हैं? वो हेजिटेंट है, हिचकते हैं अपने बैंक के मैनेजमेंट से कॉन्फ्लिक्ट में आने पर। क्यों? जब किस टाइम? जब वीकनेस आइडेंटिफाई होती है और वो कोशिश करते हैं कि वो कुछ ना करें, जबकि वो करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं एक ऐसे टाइम पे जब की इश्यूज आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको बड़े प्रॉब्लम बनने से रोक सकते हैं। तो उस समय वो क्या करते हैं? वो हिचकिचाते हैं और कॉन्फ्लिक्ट में आने से बचते हैं और करेक्टिव एक्शन नहीं लेते हैं। Regulators must adopt an attitude change in which they place more emphasis on the results rather than the details। रेगुलेटर्स को क्या करना चाहिए? रेगुलेटर कौन हुआ? जैसे बैंक है, बैंक को रेगुलेटर टेक्निकली कौन हुआ? आरबीआई हुआ है ना, इन अ वे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हुआ, ये सब रेगुलेटर्स हो गए, हमारे गवर्नमेंट हो गए, रेगुलेटर हो गए। तो रेगुलेटर क्या अडॉप्ट करना है? एटीट्यूड चेंज अडॉप्ट करना है जिसमें वो ज्यादा एम्फेसिस दे पाए रिजल्ट पे फोकस करके, ना कि डिटेल पे। यानी छोटी डिटेल पे फोकस करने से अच्छा है कि आप रिजल्ट पे फोकस करो, है ना। टू स्ट्रेन अ gnat एंड swallow द कैमल वाला हरकत ना हो पाए।
ओवर एम्फोसिस ऑन ट्रिवियल मैटर्स माइट लीड रेगुलेटर्स टू ओवरलुक मोर फंडामेंटल इश्यूज सच एज वेदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव एडिक्वेट कैपिटल इन केस ऑफ अ शॉक। कह रहे हैं कि अगर हम बहुत छोटे छोटे मैटर्स पे फोकस करेंगे तो रेगुलेटर ओवरलुक कर देंगे, इग्नोर कर देंगे बड़े फंडामेंटल इश्यूज को, जैसे कि क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास एडिक्वेट कैपिटल है कि अगर कोई इकोनॉमी में शॉक आता है तो वो हैंडल कर पाए। इकोनॉमी में शॉक आता है, बिजनेस में शॉक आता है, जहां भी शॉक आता है, क्या उसको एब्जॉर्ब करने के लिए उनके पास एडिक्वेट कैपिटल है या सारे के सारे उन्होंने पैसे मार्केट में छोड़ रखे हैं। रेगुलेटिंग रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी सिंप्लीफाइड, तो रेगुलेटिंग रिक्वायरमेंट जो है उनको सिंप्लीफाई करना चाहिए। कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन रिक्वायरमेंट्स इन रिलेशन टू कैपिटल में ओवरलुक सिस्टमिक रिस्क in their approaches when stress tests result in activities gravitating towards less heavily regulated institutions in the non-bank sector। ये सेंटेंस समझना, जो कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन रिक्वायरमेंट है कैपिटल को लेके वो ओवरलुक कर दे रहा है सिस्टम में जो रिस्क ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। सिस्टमिक रिस्क होता है और अनसिस्टमिक रिस्क होता है। सिस्टमिक रिस्क वो जो आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, उसके अप्रोच में। और जब स्ट्रेस टेस्ट होता है तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो एक्टिविटीज होती हैं वो ज्यादा ग्रेविटेट करती हैं, यानी कि बेंड होती हैं, झुकाव होता है लेस हेवीली रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशन की तरफ, जो कि नॉन बैंकिंग सेक्टर है। ठीक है, क्या कह रहा है कि जब स्ट्रेस टेस्ट होता है तो दिखाई देता है कि लोग किधर तरफ जा रहे हैं, उधर तरफ जा रहे हैं जहां पर रेगुलेशन कम है। वो क्या है, वो नॉन बैंक सेक्टर है। ठीक है, improved supervisory and bank communications would promote better supervision as a tool for managing risk। सुपरवाइजरी को इम्प्रूव कर दीजिए और बैंक के कम्युनिकेशन को अगर आप प्रमोट कर दीजिए तो उससे बेटर सुपरविजन होगा और एक टूल बनेगा मैनेजिंग रिस्क मैनेज करने का। रिकमेंडेशंस इंक्लूड बीइंग अपफ्रंट अबाउट सुपरवाइजरी गोल्स, openness to change within the bank organization and increased transparency in supervisory contacts as a way of promoting swift problem solution। तो बेसिकली 3 रिकमेंडेशन दिए हैं कि अपना अपफ्रंट रहिए सुपरवाइजरी गोल को लेके, ओपन रहिए बैंक के अंदर चेंजेस लाने के लिए, और साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव करिए सुपरवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट्स में, जैसे कि आप प्रॉब्लम रेजोल्यूशन को जल्दी सॉल्व कर पाए। दीज वुड एड शेयर होल्डर्स एज वेल एज द ओवरऑल इकोनॉमी, और शेयर होल्डर्स को भी हेल्प करेगा जिन्होंने बैंक के शेयर लिए हुए हैं, सरकार हो गई उसके बाद शेयर होते हैं, तो और ये ओवरऑल इकोनॉमी को भी हेल्प करेगा क्योंकि बैंक पे इकोनॉमी बहुत डिपेंडेंट होती है। In conclusion, rather than pursuing a micromanagement strategy, a move towards a clearly defined regulation that supports positive incentives is what is needed to ensure that banks behave within frameworks that promote financial stability। कह रहा है कि इन कंक्लूजन में देखो ये निकल के आ रहा है, ऐसा कह रहा है पैसेज कि जो माइक्रो मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है उसको आप छोड़ो, उसको परस्यू मत करो, बट एक ऐसे मूव्स लेके आओ, ऐसे तरीके लेके आओ कि क्लियरली डिफाइंड रेगुलेशन की तरफ बढ़ो जो सपोर्ट कर रहा हो पॉजिटिव इंसेंटिव्स को, कि अच्छी चीज़ों को प्रमोट करने वाले इंसेंटिव, पॉजिटिव इंसेंटिव जो इंश्योर करे कि बैंक जो है फ्रेमवर्क में बिहेव करे और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी रहे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी तो इकोनॉमी अच्छी। तो ये पैसेज पढ़ के क्या समझ में आया कि आपको सिर्फ रैंडम पैसेज नहीं पढ़ने हैं, आपको इकोनॉमिक टाइम से भी कुछ आर्टिकल उठा के पढ़ने हैं, जैसे कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहे कि भाई रिस्क क्या है, सिस्टमिक रिस्क क्या है, रेगुलेशन क्या है, रेगुलेटर कौन है, इसके बारे में क्रेडिट स्विस क्या था क्या नहीं, सिलिकॉन वैली बैंक होता क्या है। तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर नॉलेज होती है तो आप इन सब पैसेजेस को और जल्दी सॉल्व कर सकते हो। इसके बारे में मैंने वीडियो में पहले से बात कर रखी हुई है। क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट ट्रू in regard to stating the infrastructure of logic found in author's conclusion। यह सीधी बात क्या कर रहा है कि इसमें से कौन सा मोस्ट ट्रू है, सबसे ज्यादा सही है, इन रिगार्ड टू स्टेटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ लॉजिक। ऑथर की बात को सबसे ज्यादा कौन सा आर्गुमेंट में सपोर्ट कर रहा है। बेसिकली इट सजेस्ट्स दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अश्योरेंस शुड लाई विद ऑर्गेनाइजेशंस रादर देन विद आउटसाइडर्स। कह रहा है कि अश्योरेंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहे, ना कि आउटसाइडर के पास रहे। ठीक है, होल्ड करके चलते हैं एक बार इसको, है ना, लग रहा है पढ़ के कि हाँ ये बात हो सकता है कहीं लिखी हो। इट प्रपोजेस दैट बैंक मैनेजर्स शुड बी गिवन मोर फ्रीडम इन सेटिंग। तो बैंक मैनेजर को और फ्रीडम देनी चाहिए, नहीं, यहाँ पे सुपरवाइजर को और फ्रीडम देने की बात चल रही थी, तो हम इसको तो हटा सकते हैं। इट अर्जेस अ ट्रांजिशन फ्रॉम प्रोसीजरल पेडेंट्री टुवर्ड्स द रिजल्ट ओरिएंटेड स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क। हाँ, दिस लुक्स गुड। क्या कह रहा है कि वो अर्ज कर रहा है ऑथर कि जो प्रोसीजरल पेडेंट्री है कि भाई एक एक स्टेप पे आप फोकस कर रहे हो, उसको हटा के आप रिजल्ट ओरिएंटेड फ्रेमवर्क पे आओ। ठीक है, रिजल्ट ओरिएंटेड की बात हो रही थी ना यहाँ पे कि पुट मोर एम्फोसिस ऑन द रिजल्ट्स रादर देन ट्रिवियल प्रोसीजर्स। तो ये बात तो मुझे डायरेक्टली मिल रही है। अब मैं 1 और 3 कंपेयर करता हूँ तो 1 को मैं इग्नोर कर सकता हूँ
कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अश्योरेंस जो है कि अश्योरेंस इंश्योरेंस होता है ना, वो क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होनी चाहिए, आउटसाइडर के पास नहीं होनी चाहिए। अब ये कोई सपोर्ट नहीं कर रहा बहुत, अगर आप इससे कंपेयर करो। फोर्थ क्या कह रहा है, इट सजेस्ट अ कंप्लीट डीरेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम। ये तुरंत ही हटा दो, बैंक को डीरेगुलेट करने की बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो अपने पास थर्ड ऑप्शन परफेक्टली सेफ ऑप्शन निकल के आ गया। 37, द यूज ऑफ स्ट्रेस टेस्ट बाय द ऑथर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलस्ट्रेटिंग द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेज। स्ट्रेस टेस्ट जो है ऑथर ने जो दिया है वो किस चीज का एग्जाम्पल है, क्या इलस्ट्रेट करना चाह रहा है। ठीक है, एनहांस्ड क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड बैंक मैनेजर्स। नहीं, इसके बारे में बात नहीं करना। याद रखना स्ट्रेस टेस्ट आपको पीछे लिखा मिला था, ये देखो, जैसे कोई ऐसे कोर्ट में वर्ड मिल जाए देख लो कहाँ लिखा था, तो स्ट्रेस टेस्ट लिखा हुआ है। तो वो रिजल्ट इन एक्टिविटीज ग्रेविटेटिंग टुवर्ड्स लेस हेवीली रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशंस लाइक द नॉन बैंकिंग सेक्टर। पढ़ लिया हमने, अब आते हैं। मूवमेंट ऑफ रिस्क रिलेटेड फाइनेंशियल एक्टिविटीज इनटू इंडस्ट्री दैट आर लेस रेगुलरली रेगुलेटेड। ठीक है, लेस हेवीली रेगुलेटेड क्या कह रहा है यहाँ पे, फाइनेंशियल एक्टिविटीज जो है वो कहाँ हो रही हैं, उन इंडस्ट्री में जहाँ पे लेस रेगुलेशन है कंपेयर टू बैंक। तो बिल्कुल यहाँ पे सेम बात कह रहा है। फेलियर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू रिपोर्ट देयर इंटरनल कैपिटल रिक्वायरमेंट एक्यूरेटली, इसके बारे में बात नहीं हुई है, तो पहला भी हटा दिया, तीसरा भी हटा दिया। डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी ऑब्लिगेशंस एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, तो इसको भी हमने यहाँ से हटा दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी ऑब्लिगेशन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के बारे में डायरेक्ट रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रेस टेस्ट नहीं बता रहा है। स्ट्रेस टेस्ट बता रहा है मूवमेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी इन इंडस्ट्रीज वेयर देयर आर लेस रेगुलेशंस। 38 क्या कह रहा है, वाई आर सुपरवाइजर्स स्लो टू एक्ट व्हेन बैंक्स हैव प्रॉब्लम्स? दे आर कंफ्यूज बिकॉज मॉडर्न बैंक रूल्स आर टू सिंपल। अरे ये तो बड़ा अजीब बात कह रहा है, हटाओ। दे डू नॉट हैव द लीगल पावर टू स्टॉप द फाइनेंशियल क्रैश, इसके बारे में कोई बात ही नहीं हुई है। दे यूज अ सीक्रेट स्ट्रैटेजी टू कीप देयर कॉन्ट्रैक्ट्स प्राइवेट, इसके बारे में कोई बात नहीं हुई है। दे प्रिफर टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग रिस्क अर्ली, दिस इज ट्रू। वो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, किससे? मैनेजमेंट से। तो ये तो हमारे लिखा ही हुआ था पहले पैराग्राफ में ही, तो एकदम फैक्चुअल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। What would positive incentives do for the banking system? तो बैंकिंग सिस्टम में पॉजिटिव इंसेंटिव्स क्या करेंगे, तो इसको आराम से पढ़ते हैं धीरे धीरे। स्टॉप बैंक्स एंड रेगुलेटर्स फ्रॉम टॉकिंग टू ईच अदर। पॉजिटिव इंसेंटिव्स क्या करेंगे, रेगुलेटर और बैंक को बात करने से मना कर देंगे? नहीं, इसके बारे में ऐसी कोई बात नहीं है। ब्रिंग बैक माइक्रो मैनेजमेंट एंड फोकस ऑन टाइनी डिटेल, इसके लिए अगेंस्ट में बात करी गई है। हेल्प बैंक्स बिहेव इन अ वे दैट कीप्स द इकोनॉमी स्टेबल। यस, कि बैंक पॉजिटिव इंसेंटिव अगर रेगुलेटर्स देगा बैंक्स को, तो वो उस तरह से बिहेव करेगी जैसे कि इकोनॉमी हमारी स्टेबल रहे। इसको पकड़ लिया। मेक बैंक रूल्स मच मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड हार्डर टू फॉलो, तो ये ऐसा भी नहीं है, इसकी जस्ट ऑपोजिट बात करी गई है कि भाई थोड़े सिंपल रूल बनाओ कि आसानी से फॉलो हो पाए, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी रहे। तो थर्ड ऑप्शन हमारा इसलिए परफेक्टली करेक्ट हो जाता है। तो 39th हो गया। Tone with which the author approaches the current situation of complex regulation is described as। कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन के लिए ऑथर ने क्या टोन है, क्या वो होपफुल है, क्या इम्प्रेस्ड है, क्या क्रिटिकल है, क्या अनइंटरेस्टेड? क्या मैं अगर इसको ना पढ़ूं तो इसको सॉल्व कर सकता हूँ? होपफुल है, बिल्कुल नहीं है। इम्प्रेस्ड है, बिल्कुल नहीं है। क्रिटिकल है, हाँ क्रिटिक कर रहा है। अनइंटरेस्टेड है, ऐसा भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से थर्ड है सही। अब आगे पढ़ लो। बिकॉज कॉम्प्लिकेटेड रूल्स कैन इवेंचुअली कॉज मोर रिस्क। परफेक्ट। क्रिटिकल है क्योंकि जो कॉम्प्लिकेटेड रूल्स हैं उससे हो क्या रहा है, जो सुपरवाइजर्स हैं वो मैनेजमेंट को सही इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहे हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते हैं, जिससे क्या हो रहा है, सही डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रही है, तो छोटी प्रॉब्लम बड़ी हो जा रही है और सिस्टमिक रिस्क हमारा इंप्रूव हो जाता है। सिस्टमिक रिस्क इंप्रूव मतलब बढ़ जाता है। तो वेरी सिंपल। तो टेक्निकली क्या था, ये बहुत ही ईजी सा वन वर्ड वाले सारे ऑप्शंस थे जिसमें और इन्फॉर्मेशन दे दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा पैसेज। तो ये भी टेक्निकली आसान था अगर आप पैसेज से डर नहीं गए, क्योंकि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वाला पैसेज था, इकोनॉमी वाला पैसेज था, तो आप इमीडिएटली पहले क्या इंस्टेंट रिएक्शन आया किसी का भी कि अरे यार ये तो फाइनेंस वाला पैसेज है, ये तो मुझसे नहीं हो पाता, मुझे समझ नहीं आता है। बट असली गेम कहाँ था, क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस वर इजी। क्वेश्चन ने बहुत इन्फर करने को नहीं बोला है, पैसेज से चीजें डायरेक्टली उठाई हैं। जैसे ये वाला हो गया वेरी इजी, ये वाला होगा पॉजिटिव इंसेंटिव। आप सीधा पैसेज में जाओगे, आपको डायरेक्टली मिल जाएगा क्या बात कर रहे हो।
फिर सुपरवाइजर क्यों स्लो है अपने एक्शन देने में, तो आप क्या करोगे, पहले पैराग्राफ में ही लिखा हुआ है, डायरेक्टली लिखा हुआ है स्ट्रेस टेस्ट, आप स्ट्रेस टेस्ट पैसेज में ढूंढो कहाँ लिखा हुआ है, उससे आंसर ढूंढ लो। और ये वाला था, इसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ी थी, और जब आपने देखा कि 2 ऑप्शन निकल के आ रहे हैं, उसमें कंपेयर करने पे एक बेटर निकल के आया, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली हमको आंसर मिल रहा था। तो टेक्निकली हमें इन्फर करने के लिए केवल यहीं पे लिखा हुआ था 36 में, बाकी सारे फैक्चुअल क्वेश्चन थे। पैसेज उतना डिफिकल्ट था नहीं, रीड करते टाइम फील हो रहा था, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम नहीं हो रहा था। बिकॉज आरसी में कॉम्प्रिहेंशन 2 चीज़ों का है, एक पैसेज का और एक क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस का, तो दोनों का कॉम्प्रिहेंशन आपको करना पड़ता है। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्लोज टेस्ट दैट वाज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। अब ये हमारे पास सारे ऑप्शंस हैं, मैंने एक ही पेज पे लिख दिए हैं, बहुत इजी क्लोज टेस्ट था, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। आफ्टर फॉलिंग कंसिस्टेंटली डैश द यूएस डॉलर फॉर अ मेजर पार्ट of the year, the rupee has dashed somewhat over the last few years. After falling consistently, dash the US dollar. After falling consistently, ठीक है, तो rupee has dashed somewhat over the last few weeks. हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ ऑप्शन गए, देखा यहाँ पे prepositions लिखे हुए हैं लाइन से सारे। After falling consistently, ठीक है, with the US dollar, for the US dollar, against the US dollar, of the US dollar. अब यूएस डॉलर के साथ गिर सकता है क्या कोई चीज, और किसके बारे में बात हो रही है, द रूपी के बारे में बात हो रही है। ठीक, फॉल किया कंसिस्टेंटली, किसके रिस्पेक्ट में फॉल करता है, अगर हम कहते हैं रुपया गिर गया है तो किसके रिस्पेक्ट में कहते हैं, हम कहते हैं डॉलर के रिस्पेक्ट में कहते हैं, यानी किसके अगेंस्ट होता है, डॉलर के अगेंस्ट होता है। विच नहीं हो सकता कि डॉलर के साथ तो गिर नहीं सकता रुपी, की डॉलर भी गिर रहा है और रुपी भी गिर रहा है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम कंपैरिजन होता है कि यूएस डॉलर के अगेंस्ट रुपी कितना चल रहा है, जैसे कि हम एक इकोनॉमी का असेसमेंट निकाल पाए, तो यहाँ अगेंस्ट है। फॉर होगा नहीं कि भाई यूएस डॉलर के लिए रुपी गिर रहा है, ये भी नहीं है। यूएस डॉलर ऑफ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है, और विथ मैंने बता दिया नहीं होगा। तो ये नॉर्मल बहुत सिंपली अगर आप रीड करते जा रहे हो समझ जाओगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, रिकवर्ड एनर्जी ग्राउंड एडमायर, द रूपी हैज डैश somewhat over the last few weeks. The rupee subject है, has helping verb है, has dash helping verb का main verb, somewhat over the last few weeks preposition plus object। अब समझना, यहाँ helping verb है, यहाँ main verb है, has के बाद verb की फॉर्म कौन सी फॉर्म आती है, verb की थर्ड फॉर्म आती है। ऑप्शंस देख के बता दो क्या बता रहा है ऑप्शन, has recovered, और एक वर्ब ही केवल यहाँ पे एक और है जो कि फॉर्म गलत है। तो कह रहा है कि आफ्टर फॉलिंग कंसिस्टेंटली अगेंस्ट द यूएस डॉलर, रूपी हैज रिकवर्ड समवॉट, कि थोड़ा सा रिकवर कर गया है पिछले कुछ हफ्तों में। तो ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। इट हैज रिजन बाय ऑलमोस्ट 5% फ्रॉम इट्स लोएस्ट लेवल्स डैश इन अक्टूबर, फ्रॉम इट्स लोएस्ट लेवल एडमायर, फ्रॉम इट्स लोएस्ट लेवल रेंडर, बिहाइंड रीच्ड। अब अक्टूबर में क्या हुआ, वो 5% ऑलमोस्ट राइज कर गया है अपने कौन से लेवल से, लोएस्ट लेवल से, और वो लोएस्ट लेवल कहां था, रीच्ड था कहां पे, अक्टूबर में। द लोएस्ट लेवल रीच्ड इन अक्टूबर। एडमायर की बात तो हो नहीं रही है, रेंडर करने की बात हो नहीं रही है, बिहाइंड इन अक्टूबर की बात भी नहीं हो रही है, तो मीनिंग वॉइस भी एकदम ही रैंडम निकल के आ रहा है। और यहाँ पे ये क्या है, रीच्ड क्या है, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, मेरे को कमेंट में लिख के जरूर से बताना कि रीच्ड यहाँ पे क्या है। ये क्या ये फाइनाइट वर्ब है, क्या ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है तो क्या है पार्ट ऑफ स्पीच का काम कर रहा है, तो देखना एक बार, समझना कि यहाँ पे रीच्ड क्यों आया। आगे बढ़ते हैं। इवन विद द रिसेंट इम्प्रूवमेंट द रूपी इज स्टिल डाउन अबाउट 11% सिंस द स्टार्ट ऑफ द ईयर। अभी इम्प्रूवमेंट भले ही हुआ है लेकिन 11% अभी भी डाउन चल रहा है। द रूपीज परफॉर्मेंस हैज बीन क्लोजली डैश टू ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो रूपी का जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो रहा है, क्लोजली डैश है, इट हैज बीन क्लोजली डैश टू ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस। द रूपीज परफॉर्मेंस सब्जेक्ट हैज बीन हेल्पिंग वर्ब क्लोजली तो एडवर्ब है, डैश मेन वर्ब, किससे, टू द ग्लोबल क्रूड ऑयल। ये अब इतना बता दो, हैज आया, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन आ गई, बी के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, प्लस ये पैसिव है, कैसे पता कि रूपी के परफॉर्मेंस की बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे,
देखो बी के बाद क्या आता है, बी के बाद या तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है, बी के बाद या तो वर्ब का ईडी फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो देख लो, एमिकेबली, टाइटली, मॉरली, टाइड। तो अपने पास एक ही ऑप्शन नहीं है, क्या है ऑप्शन? टाइड। ठीक है, तो क्या कह रहा है? द रूपीज परफॉर्मेंस हैज बीन क्लोजली टाइड, किससे? टू द ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस। जो क्रूड ऑयल है उससे जुड़ा हुआ, टाइड है, बंधा हुआ है। तो रूपी जैसा परफॉर्म करता है वैसा ही, जैसा क्रूड ऑयल परफॉर्म करता है वैसे ही रूपी परफॉर्म करता है। तो ये वाला भी हो गया। दिस मेक्स सेंस एज इंपोर्टेड ऑयल अकाउंट फॉर अबाउट 80% ऑफ इंडियाज टोटल डिमांड। The value of the rupee dropped when oil prices climbed early this year, a trend that lasted until early October. Since then, as global crude prices have fallen, the rupee has dashed against the dollar. So, as the global crude prices have fallen, rupee has dashed against the dollar. So, rupee subject has helping verb, dash against dollar preposition plus object, यानी मेन वर्ब मिसिंग है। फिर से बता दो भैया मुझे, हैज और हैव के बाद क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आंख बंद करके स्ट्रेंथन लिख सकते हो, मतलब चाहे आए, मतलब चाहे आपको ना आए। तो यहाँ पे तो देखोगे क्लोज टेस्ट में क्या देखा हमने कि ग्रामर से सारा सॉल्व हो गया, इसमें वोकैब की उतनी ज़रूरत पड़ी ही नहीं मुझको पूरे प्रोसेस में। इस वाले को छोड़ के मुझे वोकैब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। जो नॉर्मल रीड करते हो इस वाले छोड़ के, नहीं, इसमें भी तो हो गया था काम इस वाले। ठीक है, तो अगर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छी हैं, अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर का आइडिया है, अगर देखने का नज़रिया डेवलप्ड है, पढ़ते पढ़ते किसके बाद क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, और उसी के साथ ऑप्शन एलिमिनेशन भी अप्लाई कर सकते हो, तो ये वाला क्लोज टेस्ट तो बहुत आराम से आप सॉल्व कर सकते थे। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू ड्रॉप अ कमेंट इफ यू लाइक द वीडियो। ऐसे ही वीडियो और आते रहेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, गुड नाइट।